मेरे शेरों, रुको मत, अभी तुम में जान बाकी है, सफलता दूर है, अभी बहुत बड़ी यात्रा बाकी है। यूं ही नहीं मिलती आईआईटी में सीट, एक से बढ़कर एक परीक्षा देनी बाकी है और आईआईटी की प्रतिस्पर्धा में कठिन परिश्रम करना जरूरी है। और आपको वही परिश्रम कराने के लिए मैं हर्ष त्यागी बाहुबली फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं रफ्तार बैच के अंदर। और आज हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लेक्चर नंबर 6 और आज के लेक्चर में हम इन दो कॉन्सेप्ट की धज्जियां उड़ाएंगे कहकर। ठीक है भाई, तो आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था और साथ ही साथ मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट वाली क्लास में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के मैं क्वेश्चन करवाऊंगा और एक एक पीवाईक्यू करवाऊंगा और तुम्हें बताऊंगा कि देखो तुम कितने सक्षम हो उन क्वेश्चंस को करने के लिए। और डी ब्रोगली बाबा की तो जय जय टाइम टाइम फिस करेंगे ही करेंगे। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहले क्वेश्चन को करने से पहले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में यूज होने वाले कुछ फॉर्मूलों को मैं लिखवा देता हूं, फिर से याद करवा देता हूं कि याद होगा आपको। मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, वेव नंबर बराबर होता है 1/λ के बराबर। और 1/λ क्या होता था बोलो यार? तुम कहोगे सर रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू में जेड का स्क्वायर होगा कि नहीं? अरे हां, तो फिर यहां पर मैं क्या लिखता था सर? 1/n1 का स्क्वायर माइनस के 1/n2 का स्क्वायर लिखते थे आप। जहां पर n1 वो वाली सेल होती थी कि जो इलेक्ट्रॉन कहीं से आ रहा है एक पर्टिकुलर सेल में, और n2 वो वाली सेल होती थी जहां से इलेक्ट्रॉन आता था। यानी n1 जहां पर इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा है, n2 जहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है। और मैंने आपको बोला था कि रिडबर्ग कांस्टेंट का जो वैल्यू था वो था 1.097 इंटू में 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स, या इसको पर मीटर भी कहते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद करो, जो मर्जी करो, बस इसका सही यूज करना सीख लो। उसके बाद देखना तुम आईआईटी में आए हुए हर एक क्वेश्चन को तुम कर लोगे। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, यहां पर क्या दिया गया है? एक क्वेश्चन के अंदर बोला गया कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिटेड, कि उस वाली रेडिएशन की वेवलेंथ कैलकुलेट करिए प्रोड्यूसिंग ए लाइन इन लाइमन सीरीज। क्वेश्चन के अंदर अगर लाइमन सीरीज है तो इसका मतलब क्या हुआ बोलो? कि इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आया हो, आएगा फर्स्ट वाली सेल में, क्योंकि जो लाइमन सीरीज है वो कहां पर ऑब्टेन होती है? हमें फर्स्ट वाली सेल में होती है यार। तो हमें क्या पता लग गया कि सर n1 की वैल्यू हमें पता लग गई है 1 है। n1 की वैल्यू हमें पता लग गई है 1 है। फिर आगे क्या कह रहा है? व्हेन एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम फोर्थ स्टेशनरी स्टेट। स्टेशनरी स्टेट का मतलब क्या है? कि भाई फोर्थ वाली सेल से आ रहा है। तो यहां पर हम कहेंगे कि n2 की वैल्यू क्या होगी बेटा? 4। और हाइड्रोजन एटम दे रखा है तो इसका जो एटॉमिक नंबर है या इसके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो कितने हो जाएंगे? 1। आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं सिंपली एक बात बोलूंगा कि 1/λ इक्वल टू होता है रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू में जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगेगा, सब बता दिया मैंने तुम्हें। करना क्या है? 1/λ इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है बोलो यार? आप लोगों को बताया कि 1.097 इंटू में 10 की पावर 7। जेड का मतलब क्या? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। तो क्या मैं यहां पर 1 का स्क्वायर कर दूंगा मेरे शेरों? और n1 की जगह पर क्या रखना है? 1। तो मैं यहां पर रखूंगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। आप लोग जानते होंगे कि जैसा ही मैं इसको वैल्यू रखूंगा तो मेरे पास आएगा 1/λ इक्वल्स टू 1.097 इंटू में 10 की पावर 7। ठीक है भाई, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, 1/1 1 ही होगा, माइनस के 1/16 सोल्व करना है। टास्क बता रहा हूं क्या मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, ठीक है, फुल एनर्जेटिकली बोल रहा हूं मैं कि यहां पर मुझे वेवलेंथ की वैल्यू चाहिए कमेंट बॉक्स में। ये क्वेश्चन नंबर 1 होगा और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा बेटा जी, 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। आपको याद होगा लास्ट वाली क्लास से मैंने मार्किंग सिस्टम करवाई है जिससे मुझे पता लग जाता है कि किस बच्चे के कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है भाई, और तुम्हें यह भी बताना है कि ये जो वेवलेंथ है जिसकी तुम कैलकुलेशन करोगे इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट भी तुम कैलकुलेट करोगे बेटा, इसकी यूनिट भी कैलकुलेट करोगे तुम। ठीक है, ये तुम्हें मैंने बोल दिया, ये आंसर मुझे चाहिए, सब मैंने बता दिया है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। चलो इधर देखो क्या कह रहा है ये, कैलकुलेट द वेव नंबर। वेव नंबर बोला है, वेवलेंथ नहीं, वेव नंबर बोला है। आगे क्या कह रहा है? फॉर द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, सब बताया था।
सब समझाया था तुम्हें। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होगा? मैक्सिमम एनर्जी। और मैक्सिमम एनर्जी का मतलब क्या होगा? कि इलेक्ट्रॉन सबसे ऊपर से आया होगा। सबसे ऊपर वाली जगह कौन सी है? इनफाइनाइट। सबसे ऊपर वाली जगह कौन सी है? इनफाइनाइट। क्या तुम्हें पता लग गया कि ऊपर वाला जो नंबर होगा N2 वो इनफाइनाइट होगा? यार आप कहोगे सर बिल्कुल समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। आगे देखो, इन द बामर सीरीज ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन, देखो क्लियर, जेड की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए कितनी होगी? 1। और बेटा बामर सीरीज इसका मतलब क्या हुआ? कि इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आया होगा सेकंड वाली सेल के अंदर। अगर वो सेकंड वाली सेल के अंदर आया है तो N1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। बस आपको बेटा जी वेव नंबर कैलकुलेट करना है। और हम लोग ये बात जानते हैं कि वेव नंबर का फॉर्मूला होता है क्या? वेव नंबर का मतलब ही तो होता है 1/λ। चाहे 1/λ डायरेक्ट निकाल लो, मतलब लैम्डा निकालने की जरूरत नहीं है, 1/λ ही निकाल लो, या इसको वेव नंबर भी कहते हैं। किसके बराबर होगा? बोलो। रेडबर्ग कांस्टेंट जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा भाई? सन की बनो यार, क्या होगा यहां पर? देखो आप कहोगे सर रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू रख दो 1.097 इंटू में 10 की पावर कितना? 7। और जेड की जगह पर क्या रखेंगे? अरे बोलो यार, आप कहोगे सर 1 का स्क्वायर कर दो बस। और n1 की जगह पर बोलो, n1 की जगह पर क्या रखेंगे? आप कहोगे सर 2 रख दो, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, माइनस के n2 की जगह पर क्या रखूंगा? आप कहोगे सर n2 की जगह पर रख दो इनफाइनाइट। और यदि मुझे पता है मैं यहां पर इनफाइनाइट रख दूं, आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि अगर किसी के नीचे इनफाइनाइट रखा इसका मतलब वो 0 है। इसका मतलब वो 0 है। क्या वैल्यू आएगी? 1.097 इंटू में 10 की पावर 7, और ये 0 हो जाएगा इंटू में 1/4। सॉल्व कर लेना, यही आंसर है, यही आंसर है बेटा। इसकी जो यूनिट होगी बता देता हूं, मीटर इनवर्स होती है। इसकी जो यूनिट होगी वो मीटर इनवर्स होगी, क्योंकि मुझे पता है कि वेवलेंथ में कैलकुलेट करता हूं किसमें क्या? मीटर में। तो उसका उल्टा हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर चाहिए चैट बॉक्स के अंदर। 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा बेटा ये, 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा ये। चलो अब फॉर्म में आ जाओ, बहुत हो गया ढीले ढीले पढ़ते हुए, फॉर्म में आओ बिल्कुल तुम लोग। इसको नोट करो इसको जल्दी से। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सर कह रहे थे सर 2 की स्पीड पे देखते हैं हम आपका लेक्चर, मैं दिखाऊंगा तुम्हें। देखो क्या है क्वेश्चन, आईआईटी मेंस सितंबर 4 2020, पुराना नहीं है नया ही है। चलो इसको देखते हैं क्या कह रहा है। द रीजन इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वेयर द बामर सीरीज लाइंस अपीयर इज, मैं नहीं बताऊंगा रे, मैं नहीं बताऊंगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, आईआईटी का क्वेश्चन है, और ये भी आपका 4 मार्क्स का। इसके बारे में मैं आपको हिंट भी नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता है मेरे जो शेर है ना, बब्बर शेर, वो सारे के सारे इसका सही आंसर देंगे, 100% इसका सही आंसर देंगे। और देना भी है, कमेंट बॉक्स में बताना भी है, और अपने मार्क्स और अपना नाम अलग, मार्क्स और नाम अलग बताएंगे, आंसर अलग बताएंगे। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है ये? मेंस ऑनलाइन अप्रैल 2014 है ना भाई। इधर देखो क्या कह रहा है, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या हुआ? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या हुआ? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कब ऑब्टेन होगी? जब मैक्सिमम एनर्जी रिलीज करेगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम एनर्जी कब रिलीज करेगा? अरे जब वो यहां से नीचे से नहीं, इनफाइनाइट से आया होगा। इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ? इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ? N2 की वैल्यू जो है वो इनफाइनाइट है। और लाइमन सीरीज बोला हुआ है। लाइमन सीरीज का मतलब क्या हो गया? कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में आया होगा। तो जरा देखो, जरा देखिए, 4 फर्स्ट कंडीशन की बात कर रहा हूं मैं, 4 लाइमन सीरीज। इसने एक बात बोली भाई कि लाइमन सीरीज के अंदर इसने कुछ बात बोली है, और उसमें यह बोला है कि भाई इलेक्ट्रॉन जो आया होगा N2 वो इनफाइनाइट से आया, और कहां पर आया? 1 में आया। और उसने बोला कि उस कंडीशन में जो वेवलेंथ है वो λ1 है, जो वेवलेंथ है वो λ1 है। तो मैंने मान लिया कि भाई इसका जो वेवलेंथ है वो λ1 है। आप जब इस पर फॉर्मूला लगाएंगे तो आप क्या करोगे भाई? 1/λ1 इक्वल्स टू रिडबर्ग कांस्टेंट इंटू में 1/n1 का स्क्वायर माइनस के 1/n2 का स्क्वायर, यही फॉर्मूला लगाओगे ना? अरे यार बोलो भाई। कह लो हाँ सर यही लगाएंगे। तो जरा देखो भाई, जब मुझे पता लग गया कि ये 1/λ1 है, ये रिडबर्ग कांस्टेंट है,
N1 की जगह पर क्या रखूंगा, 1 रखूंगा क्योंकि लाइमन सीरीज है। तो मैंने यहां पर क्या रख दिया, 1/1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। इनफाइनाइट से आया तो मैं जब इनफाइनाइट का स्क्वायर करूंगा और मुझे पता है कि किसी के भी नीचे अगर इनफाइनाइट जाता है तो वैल्यू 0 है, वैल्यू 0 है। इधर देखो, इधर देखो, 1/λ1 बराबर रिडबर्ग कांस्टेंट, ये 0 है, ये 1 है। क्या रिडबर्ग कांस्टेंट 1/λ1 के बराबर आया, हाँ या ना? आपको यस सर आ गया। अब आगे देखो क्वेश्चन में क्या कहा इसने, क्वेश्चन में क्या कहा ये देख लो। ये कहता है कि द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द बामर सीरीज इज हीलियम प्लस इज इन है, ये इन हीलियम प्लस इज। जरा देखियो बेटा, एक्चुअल में हमने रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू किसमें निकाली है, λ1 में। अब जरा देखो, 4 ठीक है, ओके, 4 हीलियम प्लस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, 4 हीलियम प्लस की बात कर रहा हूं बेटा मैं। तो जरा देखो, इसके लिए बामर सीरीज दे रखी है, तो N1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 की। इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आया होगा, कहां से आया होगा, 2। आप लोग जानते हैं कि अगर मैं यहां पर बामर सीरीज आपको बनाकर दिखाऊं, 2 सेल बनाऊं, 3 4, तो आपको पता है कि सबसे छोटी सेल कौन सी होगी, 3 से 2। यहां पर एनर्जी सबसे कम होगी, यहां पर फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी, तो बेटा जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी, सबसे ज्यादा। वेवलेंथ क्या होगी, सबसे ज्यादा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये इसी की बात कर रहा है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की के लिए कि N2 की जो वैल्यू है वो 3 है। हिंट मिल गया हमें, बोलो यार। तुम कहोगे सर बिल्कुल मिल गया, तुम कहोगे सर बिल्कुल मिल गया। तो जरा देखिए, अब जरा देखो मेरे शेरों, इधर देखो, क्या लगाओगे तुम फॉर्मूला, आप लगाओगे सर 1 बाय इसका जो वेवलेंथ है उसको मैंने लैम्डा मान लिया, ठीक है। क्या लिखूंगा मैं, सर रिडबर्ग कांस्टेंट लिख दो, जेड का स्क्वायर लिख दो, 1/N1 का स्क्वायर लिख दो, माइनस 1/N2 का स्क्वायर लिख दो। जरा देखो, जरा देखो, 1/λ की जगह पर RH की जगह पर क्या लिखूंगा, वैल्यू में तब लिखता जब मुझे आंसर वैल्यू की फॉर्म में दे रखा होगा, पर इसने लैम्डा की फॉर्म में दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि रिडबर्ग कांस्टेंट 1/λ1 के बराबर है। वैल्यू पुट करो 1/λ1 है ना, ये पुट कर दिया। आप ये देखो कि हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर कितना होता है, उसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं, आप कहोगे सर 2 है। तो आप क्या करोगे, यहां पर 2 का स्क्वायर करोगे ना, और N1 का मतलब क्या होगा कि बामर सीरीज है यानी 2, यानी यहां पर आप दोगे 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 माइनस के N2 क्या रखोगे, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या होता है कि जस्ट ऊपर से आई है, यानी 3 का स्क्वायर कर दोगे तो 9 आ जाएगा। सॉल्व करना, आंसर देना, कसम है तुम्हें आज फिजिकल केमिस्ट्री की कसम है। 4 क्वेश्चन का आंसर आप निकालोगे, 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और मुझे आंसर चाहिए तुम लोगों से, बस ये फाइनल हो गया है अब, ठीक है। इसको नोट करो, तरीका मैंने आपको बता दिया कि पहले आप क्या करोगे, हाइड्रोजन वाले केस से रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू λ1 की तरह निकाल लोगे, ठीक है भाई। उसके बाद आप क्या करोगे, हीलियम के लिए यूज करोगे, N2 और N1 की वैल्यू निकालोगे, रिडबर्ग कांस्टेंट उस फॉर्म में आ जाएगा। जेड की वैल्यू आप पता है 2 होती है, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे 4 आ जाएगा। आगे देखो भाई, नए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये बोला कि सर फॉर एनी गिवन सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन लेट न्यून, ये जो है डेल्टा न्यू बार, यानी वेव नंबर देखा, ये वेव नंबर का डेल्टा है किसके लिए, मैक्सिमम और मिनिमम, द डिफरेंस इन मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसीज के लिए इन सेंटीमीटर इनवर्स, वो आगे देखेंगे। और बोला है कि द रेशियो ऑफ डेल्टा लाइमन और बामन के लिए क्या होगा। जरा देखिए मेरे शेरों, देखो जरा, अगर मैं कहता हूं कि फॉर लाइमन सीरीज, अगर मैं कहता हूं कि लाइमन सीरीज, ठीक है, और मुझे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की बात करनी है, एंड 2 वर्ड देखें यहां पर मैंने क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम सीरीज, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। और आपको याद होगा मेरे शेरों, मैंने आपको ये सारे बताए थे कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आईआईटी में आएंगे जहां पर नंबर ऑफ शेल नहीं दे रखी होगी, आपको शब्दों से निकालना पड़ेगा। और आपने देखा कि ये क्वेश्चन आईआईटी 2019 में आया हुआ था, ठीक है। क्या हुआ यहां पर कि सर कहीं भी हो, इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आया हो, लाइमन है तो 1 में ही आएगा। मैंने कहा था ठीक है भाई, और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ, सर इनफाइनाइट से आएगा, सर इनफाइनाइट से आएगा। तो N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा वेव नंबर का फॉर्मूला, कि वेव नंबर बराबर हो जाएगा रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू में 1 का स्क्वायर करेंगे, N1 की जगह पर क्या रखोगे 1, और माइनस 1 बाय इनफाइनाइट का स्क्वायर डायरेक्ट कर दिया मैंने बेटा यहां पर।
तो आप लोग कहोगे कि वेव नंबर किसके बराबर आएगा? वेव नंबर बराबर आएगा रिडबर्ग कांस्टेंट के। ये बात ध्यान रखनी है। ये कब आया? जब आपके पास लाइमन सीरीज की मैंने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यूज करी। आगे देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, फॉर लाइमन सीरीज, सेम टू सेम बोला मैंने, लाइमन सीरीज, और क्या बोला मैंने, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। क्या पता लगा इससे कि सर लाइमन सीरीज का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन जस्ट पहले वाले में आया होगा, चाहे कहीं से भी आए, तो n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या होती है, n1 से जस्ट ऊपर। 1 से जस्ट ऊपर कौन सा होता है? आप कहोगे सर सेकंड वाला होगा, सेकंड से जस्ट इलेक्ट्रॉन आया होगा। अरे बिल्कुल यही तो करना था। n2 की वैल्यू आप क्या करोगे, 2 कर दोगे बस, और निकालोगे वेव नंबर बराबर रिडबर्ग कांस्टेंट z का स्क्वायर इनटू में 1/n1 का स्क्वायर माइनस के 1/n2 का स्क्वायर। कर दिया स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दो। क्या होगा यहां पर? रिडबर्ग कांस्टेंट एज इट इज। आपको पता है कि हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 है, तो 1 रखोगे, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा। सॉल्व करने पर एलसीएम कितना आएगा? आप कहोगे सर 4 आएगा। तो ये क्या होगा, वेव नंबर बराबर होगा रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू में 3/4। इतना खतरनाक बोर्ड में से मैथमेटिक्स तो मुझे आता भी है, तुम्हें भी आता है। तो ये आ गया किसके लिए बेटा जी? ये आ गया मैक्सिमम के लिए, और ये आया है मिनिमम के लिए। तो इसका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? डिफरेंस क्या होगा बेटा जी? डेल्टा न्यू बार किसके लिए? लाइमन के लिए। रिडबर्ग कांस्टेंट माइनस के 3 रिडबर्ग कांस्टेंट बाय 4। ऐसे सॉल्व करोगे कि नहीं करोगे? देखो यही तो वैल्यू है यहां पर, यही तो है 3 रिडबर्ग कांस्टेंट बाय 4। अरे यही करना है यार। सॉल्व करने के बाद कितना आएगा? रिडबर्ग कांस्टेंट बाय 4 आएगा। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद रिडबर्ग कांस्टेंट बाय 4 आएगा। ये डेल्टा न्यू बार लाइमन के लिए। सेम टू सेम आप क्या करोगे बेटा? अब मैं आपको हिंट दूंगा बस। ठीक है भाई, देखो फॉर बामर सीरीज, अगर बोला है बामर सीरीज, तो यह बात कंफर्म है कि इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आया हो। इलेक्ट्रॉन कहां पर आया है? इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आया हो। इलेक्ट्रॉन कहां पर आया है? सेकंड वाले में। और यदि मैं कहता हूं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इसका मतलब इनफाइनाइट से आया होगा, सबसे ऊपर से आया होगा। तो मैं कहूंगा कि n1 की वैल्यू वहां पर हो जाएगी 2 और n2 की वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट। मैं वेव नंबर निकालना चाहता हूं रिडबर्ग कांस्टेंट z स्क्वायर बाय 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा? वेव नंबर मैक्स बराबर, वेव नंबर मैक्स के बराबर क्या हो जाएगा बोलो? आप कहोगे सर रिडबर्ग कांस्टेंट 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, रखो। 1/2 का स्क्वायर करेंगे 4 माइनस 1/इनफाइनाइट का स्क्वायर करेंगे 0। वैल्यू क्या आएगी? आप कहोगे सर वैल्यू तो हमें समझ में आ गई, सीधी सीधी सी बात है कि न्यू मैक्स फोर किसके लिए? बामर सीरीज के लिए आ जाएगा हमारे पास RH/4। RH/4। आगे क्या करोगे? आगे क्या करोगे कि सर अब हम ऐसा कर लें, फॉर बामर सीरीज बट मिनिमम फ्रीक्वेंसी। क्या समझ में आया कि बामर सीरीज सेकंड वाले सेल में है। मिनिमम फ्रीक्वेंसी का सबसे कम एनर्जी कहां पर होगी? जब इलेक्ट्रॉन जस्ट ऊपर से आया होगा, जस्ट ऊपर से आया होगा, यानी 3 से आया होगा। तो n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, सॉरी n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 3। फॉर्मूला अपने पास सेम टू सेम वही है। रिडबर्ग कांस्टेंट, सॉरी वेव नंबर का बार ये बराबर क्या होगा बेटा जी कि रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू में 1/n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दोगे मेरे शेरों तो आएगा क्या? 1 का स्क्वायर करोगे, n1 का रखोगे तो 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा 4 माइनस के, 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा तो 9 आएगा कि नहीं आएगा बोलो यार? आप कहोगे यस सर ऐसे ही करना पड़ेगा। तो आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू में ऊपर आएगा 5, नीचे आएगा 36। बाकी तुम खतरनाक हो, मैथमेटिक्स मेरा फास्ट है। ठीक है भाई, सॉल्व करोगे, एलसीएम लोगे 36, 9 में से 5 जाएंगे तो आपके पास ये बचेगा। और ये आया है आपके पास न्यू मिनिमम। इसका जब आप डिफरेंस निकालोगे तो क्या आएगा? इसका डिफरेंस निकालोगे तो क्या आएगा बोलो यार? आप कहोगे सर
अगर मैं डेल्टा न्यू बार बामर के लिए निकालूं तो वो होगा क्या, रिडबर्ग बाय 4 माइनस के, इधर कितना था, इधर कितना था सर 5 रिडबर्ग कांस्टेंट बाय 36, और जब आप एलसीएम लेंगे तो यहां पर आएगा क्या 36 ले लेंगे कॉमन, और ये आ जाएगा क्या 9 रिडबर्ग कांस्टेंट माइनस के 5 रिडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है, और ये आएगा मेरे पास 4 रिडबर्ग कांस्टेंट बाय 36। सॉल्व करने पर आएगा बेटा कितना सर, रिडबर्ग कांस्टेंट बाय 9 आ गया। बस आपको निकालना क्या था, आपको निकालना क्या था, जरा देखिए डेल्टा न्यू किसके लिए, डेल्टा न्यू बार किसके लिए निकाला था हमने, पहले देखो लाइमन के लिए RH/4 आप निकालोगे। अच्छा पूछा क्या क्वेश्चन में, ये भी तो देख लें, निकालो तो था। हाँ अरे कहां गया, परेशान कर दिए इसने। हाँ लाइमन ऊपर बामर नीचे, लाइमन ऊपर बामर नीचे, क्या करेंगे, क्या करेंगे सर, ऐसा कर दीजिए ना, लाइमन भैया ऊपर हैं, डेल्टा न्यू बामर भैया ऊपर हैं, बस वैल्यू पुट कर दीजिए। वहां पर क्या था, रिडबर्ग कांस्टेंट बाय 4, यहां क्या होगा रिडबर्ग कांस्टेंट बाय 9, ये काटा काटा 9/4, 9/4 आया कि नहीं, बोलो यार, आया कि नहीं आया, थोड़ा सा बड़ा था पता है मुझे, पर क्या करूं, जब आईआईटी में आएगा छोड़ थोड़ा ही दूंगा, या तुम थोड़ा ना छोड़ दोगे, बताओ क्या आंसर होना चाहिए भाई, A फॉर एप्पल, B फॉर बप्पल, C फॉर चप्पल, D फॉर डप्पल, कौन सा आंसर होगा। ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं बेटा जी, 6 नंबर का क्वेश्चन है और 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है खुद से भी, मेरी तो हेल्प ले ही ले रहे हो, खुद से भी करना है। चलो आगे बढ़ो, ये मैंने नोट कर लिया भाई, ठीक है, इधर देखो आगे, ये नोट कर लेना है, कैसे किया वो भी बता दिया मैंने। इधर क्या दिया है, इधर दिया है सर, heat treated of muscular pain involves radiation of wavelength of about 900 nanometer, which spectral line of hydrogen atom is suitable for this purpose। और आपके पास ये वाली बेटा जी लाइन दे रखी है, 4 लाइनें दे रखी हैं। और एक और बात बता देता हूं मैं आप लोगों को कि भाई सुनो, ये जो H की वैल्यू है ये छोटी बड़े वाली नहीं है, ये छोटा h है, प्लैंक कांस्टेंट 6.6 इंटू 10⁻⁻34। अब जरा देखो करना क्या है, अब जरा देखो करना क्या है। सबसे पहले इसने कहा कि जो भी इंसान है ना उसको इतनी एनर्जी की जरूरत चाहिए जो 900 नैनोमीटर के बराबर हीट प्रोड्यूस करे। पहले मैं आपको बता देता हूं आपको क्या फॉर्मूला निकालना है, आपको अगर निकालना है कि भाई E = hc/λ, ये तो आप जानते ही होंगे मेरे शेरों, आप कहते हो कि सर बिल्कुल जानते हैं, तो ये हो गई हमारे पास hc/λ, ठीक है भाई। यहां से आप एनर्जी कैलकुलेट कर लेना, क्या हिंट दे रहा हूं मैं, यहां पर आप एनर्जी कैलकुलेट कर लो, h की वैल्यू दे रखी है, c की वैल्यू दे रखी है, लैम्डा की वैल्यू दे रखी है 900। नैनोमीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो लैम्डा बराबर किसके आएगा, लैम्डा बराबर किसके आएगा बोलो, अरे यार कर लेना भाई, 10⁻⁻7, 900 इंटू 10⁻⁻7 हो जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा ये वैल्यू। अब आगे देखो, जब आप ये एनर्जी कैलकुलेट कर लोगे तो आपको ये लगेगा कि हाँ यार इतनी एनर्जी की मुझे जरूरत है ट्रीटमेंट के लिए, फिर आप क्या करोगे, फिर आप क्या करोगे, इनफाइनाइट से 3 पास्टन सीरीज इसका लैम्डा कैलकुलेट करके देखोगे, ठीक है, या इसका जो भी वेव नंबर आएगा, जैसे मान लीजिए आप इसका 1/λ कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है, उसकी मल्टीप्लाई आप बस HC से कर लेना, उसकी मल्टीप्लाई आप किससे कर लोगे, HC से कर लेना। यहां पर भी आप 1/λ निकालना, दोनों सेल दे रखी है, ऊपर वाली भी दे रखी है और नीचे वाली भी दे रखी है, N2 की वैल्यू भी दे रखी है, N1 की वैल्यू भी दे रखी है, 1/λ आ जाएगा आपके पास, बोलो हाँ या ना, आप कहोगे बिल्कुल सही। उसकी मल्टीप्लाई आप HC से करके देख लेना, ठीक है, सेम टू सेम आप यहां से भी आप वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे 1/λ और वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, बस जो भी वैल्यू आएगी उसको आप HC से मल्टीप्लाई कर लेना, क्योंकि HC से मल्टीप्लाई करने के बाद ये भी तो एनर्जी बन जाएगी, ये भी तो एनर्जी बन जाएगी, ये भी तो एनर्जी बन जाएगी, और यहां पर भी 1/λ कैलकुलेट करोगे, इंटू में HC करोगे तो ये भी तो एनर्जी बनेगी कि नहीं बनेगी, बोलो यार। आप कहोगे सर कह तो बिल्कुल सर रहे हो कि यहां पर भी हम एनर्जी बना ही लेंगे, तो जरा देखो मेरी बात समझना, जिस एनर्जी की वैल्यू इस वाली वैल्यू से ज्यादा है, समझ जाना वो ट्रीटमेंट में यूज की जा सकती है,
और जिसकी कम होगी वो यूज होगी नहीं, सीधी सी बात है भाई। जरूरत हमें इतनी एनर्जी की है, यहां से उतनी एनर्जी नहीं मिल रही होगी तो नहीं करेंगे, और मिल रही होगी तो कर लेंगे, वही ऑप्शन लगा देंगे। बस ये क्वेश्चन आपको ऐसे ही करना है कि यहां पर पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो चेंज किया हुआ है, वेवलेंथ की जगह पर इन्होंने एनर्जी की बात करी हुई है, हीट की बात करी हुई है। तो आप लोग क्या करेंगे, ये जो भी आपको नैनोमीटर दे रखा है वेवलेंथ, है ना भाई, ये जो आपको वेवलेंथ दे रखा है, इससे आप एससी बाय लैम्डा से एनर्जी कैलकुलेट कर लेना, और फिर आपको ये पता लग जाएगा कि भाई यहां पर n1 और n2 की वैल्यू है तो इनके भी लैम्डा पता लग जाएंगे, इनके वेवलेंथ भी पता लग जाएंगे। और हमारे पास एनर्जी का एक फॉर्मूला है ही, अगर तुम लोग जानते हो तो, वो क्या है, hc बाय लैम्डा, है या नहीं भाई। 1 बाय लैम्डा तुम्हें पता लग जाएगा, hc की आप मल्टीप्लाई कर देना, ये दे रखा है। आप समझ जाना कि जहां पर एनर्जी ज्यादा होगी उसको हम यूज कर सकते हैं, या बराबर होगी उसको हम यूज कर सकते हैं। बराबर वाली को ज्यादा फेवर करना है, लेकिन अगर कम हुई तो उसको यूज नहीं कर सकते, ना ना उसको नहीं यूज करेंगे भाई हम ना। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन भी आपके पास 7th क्वेश्चन होगा भाई शेरो, और यहां पर आएगा हमारे पास 4 मार्क्स का क्वेश्चन। आंसर भी बताओगे, करके भी दिखाओगे। आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ो। क्या दिया गया है यहां पर अगले क्वेश्चन में, आईआईटी जेईई मेंस 2019 की सेकंड पार्ट में आया था। ये क्या बोला है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द एनर्जी ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम प्लस आयन इज HeV इज। मैं आपको पहले एक बात बताना चाहूंगा, इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको एक बात कराना चाहता हूं। मान लो आपके पास कोई भी मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है और ये आपके पास न्यूक्लियस है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट भी मान लेना, नया कॉन्सेप्ट है बेटा, ठीक है, मान लेना इस तरीके से। ये इसकी फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, 5 सेल, यही होगी, बोलो हाँ या ना। ठीक है, किसी भी आपके पास सेल के अंदर जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, En इक्वल टू माइनस के 13.6 Z का स्क्वायर बाय N का स्क्वायर। यही मैंने सिखाया हुआ है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। बोलो, आप कहोगे हाँ सर। अब जरा देखिए, मान लो हाइड्रोजन है और चाहे वो हीलियम प्लस है, जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, वो कहां रहना चाहेगा, आप मुझे बताओ। आप कहोगे सर वो इलेक्ट्रॉन रहेगा फर्स्ट वाले सेल में। ठीक है, रखो इसको इलेक्ट्रॉन को, आप उस वाले इलेक्ट्रॉन को यहां रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप उस वाले इलेक्ट्रॉन को यहां रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्साइट का मतलब होता है कि जब वो पहली बार एनर्जी एब्जॉर्ब करके कहीं ऊपर जाता है। आपने इनके घर में आग लगाई, घर में आग लगाने के बाद इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से कहां पर कूद कर चला गया, सेकंड में। जब ये फर्स्ट से सेकंड में जाएगा तो आप समझ जाना कि जो जंप मारा ये इसकी फर्स्ट एक्साइटेशन है, और सेकंड वाली सेल इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। अगर कोई आपसे बोले कि सेकंड एक्साइटेड स्टेट, तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट क्या होगी इसकी, कि भाई ये 2 से भी एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर भाग गया होगा और थर्ड में चला गया होगा। तो एक बात ध्यान रखना है, मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए, यानी मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए, एक्साइटेड स्टेट का जो भी नंबर दे रखा हो, सेल हमेशा उससे एक ज्यादा होगी। देखो, फर्स्ट एक्साइटेड का मतलब सेकंड सेल, सेकंड एक्साइटेड का मतलब थर्ड सेल, और थर्ड एक्साइटेड का मतलब क्या होगा, फोर्थ सेल। होगा कि नहीं होगा, यही चलेगा कि नहीं चलेगा, बोलो यार। आपको सर बिल्कुल सही है। बस अगर तुम्हें यह इंफॉर्मेशन पता है, देखो मैं नोट भी लिखवा रहा हूं यहां पे, क्या होगा यहां पर नोट, बोलो। अरे आप कहोगे सर 1, देखो नंबर ऑफ शेल अगर आपको कैलकुलेट करना है फॉर मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, फॉर मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसेस, क्या बोलूंगा बेटा, फॉर मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसेस क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ शेल। अगर तुम्हें शेल का नंबर ज्ञात करना है तो बराबर होगा क्या एक्साइटेड स्टेट जो भी दे रखी होगी, +1 कर देना बस चुपचाप। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत शर्म होगी तो एक भी आंसर गलत नहीं जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूं भाई। ये बात ध्यान रख लेना। अगर कभी एक्साइटेड स्टेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो हमें पता है कि कोई भी मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो, उसमें अगर हम नंबर ऑफ शेल कैलकुलेट करना चाहते हैं और क्वेश्चन में हमें एक्साइटेड स्टेट दे रखी है, तो हमारे पास क्या होगा कि सर इसने बोला है सेकंड एक्साइटेड स्टेट, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ सर सेल इसमें 3 रही होगी। सेल क्या होगी, बोलो, सेल क्या रही होगी, कि सर सेल बराबर रही होगी एक्साइटेड स्टेट +1,
एक्साइटेड स्टेट +1 यानी 2 + 1 = 3। बस आगे मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं क्या होगा कि सर एनर्जी का फॉर्मूला अभी आपने सिखाया था -13.6 Z²/n², और ये वैल्यू आती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। अब मैं आपको बताता हूं -13.6 आप मुझे बताइए जेड की जगह पर क्या रखूं? नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हीलियम में? आप कहोगे 2 है, तो क्या मैं यहां पर 2 का स्क्वायर करके 4 लिख दूं? और बेटा जी n का मतलब क्या हुआ? सेल का स्क्वायर। सेल कौन सा आया? 3 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा? 9। सॉल्व कर लेना, आंसर मैच करके बता देना। क्वेश्चन नंबर 8 4 मार्क्स का होगा ये। क्वेश्चन नंबर 8 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। देखो तुमसे होते हैं कि नहीं होते हैं। देखो देखो, चलो आगे बढ़ता हूं मैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा ये तो मैंने समझाया था, ओके डन। आगे क्या बोला? अगला क्वेश्चन आ गया, चैलेंज देगा हमें। इधर देखो क्या बोला इसने बोला है यह क्वेश्चन आईआईटी जेईई में 2017 में आया है, और यह कह रहा है कि क्वेश्चन में तुमसे नहीं होऊंगा, तुम्हें चैलेंज कर रहा है। ये ज्यादा बड़ा है, इसको धज्जियां उड़ाओ उसकी। कैसे करोगे? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या हुआ? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। इलेक्ट्रॉन कहां से आया होगा? बहुत ऊपर से आया होगा, बहुत ऊपर से आएगा। और लाइमन सीरीज का नाम दे रखा है। मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन मैंने करा दिए, लेकिन फिर भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या करोगे भाई? जरा देखो, हाँ इधर देखो, इधर ये लैम्डा वन है, ये बस अलग अलग है, थोड़ा अलग टाइप का है। इधर देखना आप कि भाई अगर लाइमन सीरीज लिखा हुआ है, लाइमन सीरीज लिखा हुआ है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ दे रखा है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ दे रखा है, तो इन दो शब्दों से पता लग गया सब कुछ। क्या कि n की 1 की वैल्यू तो 1 है, n2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n2 की वैल्यू हो जाएगी बेटा जी इनफाइनाइट। बोलो हाँ या ना? फॉर्मूला लगाओगे क्या? 1/λ = रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू में 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। और यहां पर हम हाइड्रोजन एटम दे रखा है, तो z का स्क्वायर करो तो 1 ही आएगा, ऐसे रख लो। तो मैंने क्या करा भाई? यहां पर जरा देखिए 1/λ बराबर, अच्छा इसने जो वेवलेंथ दे रखा है ना वो a दे रखा है a, तो मैं लैम्डा की जगह पर a रख रहा हूं, दिक्कत मत लेना। तो मैंने यहां पर क्या रख दिया? 1/a = रिडबर्ग कांस्टेंट 1/1 का स्क्वायर माइनस इनफाइनाइट का स्क्वायर। वैल्यू कितनी आएगी? बोलो यार। तुम कहोगे सर कैसी बात करते हो, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां पर रिडबर्ग कांस्टेंट जो होगा ना वो 1/a के बराबर हो जाएगा, बस सिंपल सा है। रिडबर्ग कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा, 1/a के बराबर है। पूछा क्या है इसने? पूछा क्या है? द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब होगा मिनिमम फ्रीक्वेंसी। पास्टन सीरीज का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन चाहे कहीं से भी आया हो, कहां पर आया होगा? कहां पर कूदा होगा? थर्ड वाली सेल में। क्या होता है? लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, पीफंड, हम्फ्री। बात समझ में आई? पहले कौन? लाइमन, दूसरा कौन? बामर, तीसरा कौन? पास्टन। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आया हो, थर्ड में आया होगा। इलेक्ट्रॉन कहां पर आया होगा? थर्ड में आया होगा। चलो भाई, ये क्या कह रहा है? पास्टन, पास्टन सीरीज बोली, मतलब हमें बोलेगा ये। इसका मतलब n1 की वैल्यू 3 है। और क्या बोला इसने? अबे इससे पूछो क्या बोल रहा है ये। आप कहोगे सर देन लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब है मिनिमम फ्रीक्वेंसी, और मिनिमम फ्रीक्वेंसी का मतलब है मिनिमम एनर्जी। मिनिमम एनर्जी का मतलब क्या है? कि इलेक्ट्रॉन जस्ट ऊपर से आया। 3 के जस्ट ऊपर कौन है? 4। तो इसका मतलब क्या हुआ? n2 की वैल्यू क्या हो गई? बोलो। आप कहोगे सर 4 है। फॉर्मूला लगाएंगे 1/λ = रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू में z का स्क्वायर y 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। यार ये करना है हमें। और जरा एक और ध्यान रख लेना, ये हमें किस में दे रखा है? बोलो। हीलियम के लिए दे रखा है, हीलियम के लिए पूछा है। तो हम क्या कहेंगे यहां पर? हीलियम का एटॉमिक नंबर भी कितना होता है? 2। तो यहां पर वैल्यू रखेंगे क्या? 1/λ = रिडबर्ग कांस्टेंट की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? 1/a। जरा हमने कैलकुलेट करा था 1/a। आप कहोगे सर बिल्कुल कर सकते हो। तो मैंने लिखा कि 1/a z की जगह पर 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर करोगे। और यहां पर आएगा 1/9 माइनस के 1/16। सॉल्व कर लेना मेरे शेरों। लैम्डा की वैल्यू निकालनी है तुम्हें, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो क्या आएगा जरा देखो। आप इस 4 की मल्टीप्लाई अंदर कर दो, आसान पड़ेगी कैलकुलेशन। कितना आएगा? 1/a
जब ये 4 अंदर मल्टीप्लाई करना आएगा तो यहां पर लिखेंगे 4/9 और यहां पर हो जाएगा -1/4। बस आगे इसको सोल्व कर लेना। 9 4 36 एलसीएम ले लेना। अरे कर लोगे ना यार, 16 - 9 आएगा। ठीक है, कर लेना। तो यहां से आप लैम्डा की वैल्यू निकालोगे एक ही टर्म में और मैच करना है किसमें, इस वाले क्वेश्चन से। और ये क्वेश्चन क्या होगा बेटा, 10वां क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। और जो गलत करेगा, जिससे नहीं होगा वो -1 भी लगाएगा। हर एक क्वेश्चन के लिए अप्लाई करना है। ये नहीं हो रहा तो -1, हो रहा है तो +1। ठीक है, आगे बढ़ो भाई। क्या कह रहा है ये, क्या कहा इस क्वेश्चन में इसने, देख लेते हैं जरा क्या कह रहा है भाई। फेलियर ऑफ बोर मॉडल क्या था ये। बोर थ्योरी वाज वेरी सक्सेसफुल इन प्रेडिक्टिंग एंड अकाउंटिंग द एनर्जीज ऑफ लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। बात तो सही थी। दैट इज वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इट कुड नॉट बी द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स कंटेनिंग मोर देन 1। भाई ये तो बात सही है ना यार, मोर देन 1 के लिए नहीं करती थी ये। उसने क्या बोला आगे, दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल स्पेक्ट्रल लाइन। ये बात भी सही है। दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन। जरा देखो भाई, बेसिकली क्या है, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको बता दूं, स्पेशल बता दूं। ये इन्होंने बनाया से है, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ये 4 पॉइंट हैं जिनको हमें याद रखना है। 4 पॉइंट याद है रखने कैसे, जरा समझिएगा। इन्होंने बोला कि बोहर बाबा आए, उन्होंने मॉडल दिया, बहुत सारी चीजें बताई, लेकिन बताने के बाद उनमें भी कुछ कमी रह गई। और वो कमी का मतलब है लिमिटेशन। लिमिटेशन क्या है, उनके अंदर जो जो कमियां हैं वो लिखी हुई है। पहली क्या है, पहली क्या है, प्लीज समझिएगा। पहली क्या है, बोहर थ्योरी वाज वेरी सक्सेसफुल इन द प्रिडिक्टिंग एंड अकाउंटिंग द एनर्जीज ऑफ द लाइन स्पेक्ट्रा। ये बात बिल्कुल सही थी। किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, या उनके जैसे हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए जो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम था। लेकिन क्या धरती पे हाइड्रोजन ही है और कोई एटम ना है, कोई बचा नहीं यार। ऐसे और भी स्पीसीज है जिनके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, और जब इलेक्ट्रॉन देखे तो बहुत बाबा पागल हो गए और उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। याद रखनी ये बात, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखो, दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल स्पेक्ट्रल लाइन। ओह, तुम सोच रहे हो कि पता नहीं क्या बोल दिया सर ने, क्या बोल दिया। जरा देखो, एक्चुअल में क्या होता है, मैं तुम्हें फील दिलाऊंगा, मैं तुम्हें फील दिलाऊंगा क्या है। जरा देखिए, अगर मान लो ये कोई N2 सेल है और मान लो ये N1 सेल है, और मैं ये कहूं कि इलेक्ट्रॉन भैया यहां से यहां पर आए और जिनकी वजह से ये लाइन हमें ऑब्टेन हुई। ये लाइन आपको देखने पर क्या लग रही है कि एक लाइन है, या क्या लग रही है कि एक लाइन है। और एनर्जी लेवल कौन से हैं, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल। ठीक है, और कोई हो ही नहीं सकता। बस इलेक्ट्रॉन जो है वो सेल वाइज आ रहा है, कभी 3rd सेल में था, फिर 2 में आया, फिर 1 में आया, इस तरह से चल रहा होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक्चुअल में, रियल में ये जो लाइन होती है ना, मेन वाली लाइन, ये भी छोटी छोटी लाइनों से मिलकर बनी होती है। छोटी छोटी लाइनों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, ये बात बोहर बाबा नहीं पकड़ पाए ना, ये बात नहीं पकड़ पाए भाई। हां, ये क्यों होता है, कैसे होता है, सब डिटेल में करवाऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप यही याद रखें। ठीक है, और भाई हमने ये भी देखा कि ये थ्योरी जो है जीमान और स्टार इफेक्ट को नहीं बता पाई। क्योंकि क्या होता था कि जब कभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में उस स्पेक्ट्रम को रखते थे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को, तो वो ऐसे नहीं दिखता था भाई। कहां गया यार, ऐसे नहीं दिखता था ना, ऐसे टूट जाता था, छोटी छोटी अलग लाइनों में टूट जाता था मेरे शेरों। बस ये कमी रह गई। और आगे इसमें बोला, दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द सर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आपने सुना होगा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उसी की बात कर रहा है ये जो चारों कमियां इसके अंदर रह गई, ये चारों कमियां कैसे दूर होंगी वो मैं आपको कराऊंगा। ये मत सोचना कि ये नहीं, लेकिन ये पॉइंट आपको याद इसलिए रखने हैं क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि दिए गए 4 ऑप्शन में से बताइए कौन सा बोहर मॉडल का फेलियर नहीं था। 4 पॉइंट आपको मैंने लिखवाए, क्या ये सिर्फ मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल है, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या है कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाती भाई क्या
प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल स्पेक्ट्रल लाइन, इसको नहीं पता कि जो लाइन है वो बहुत छोटी छोटी लाइनों से मिलकर बनी हुई है, और ये जीमान इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाती, और साथ साथ ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाती। राइट, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते रे, ये आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इधर देखो क्या लिखा इसने, इसने बोला, अरे ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, बार बार आ रहा है, ये क्वेश्चन हो गया, ये जरा देखो। हाँ, द वेव नंबर ऑफ द फर्स्ट एमिशन लाइन इन द बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइन, और ये क्वेश्चन आपका अप्रैल मेंस ऑनलाइन 22 तारीख को 2013 में आया हुआ था। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। बामर सीरीज दे रखी है, इसका मतलब क्या होगा? बामर सीरीज दे रखी है, इसका मतलब क्या होगा? बोलो यार, तुम खुद बताओ। आप कहोगे सर इलेक्ट्रॉन कहीं से भी चला हो, लेकिन आया होगा वो सेकंड में, तो N1 की वैल्यू कितनी हो गई? 2। ये बात कंफर्म हो गई, ठीक है। उसके बाद इसने क्या बोला? फर्स्ट एमिशन लाइन, पहली एमिशन लाइन को हम अल्फा लाइन भी बोलते हैं, बीटा लाइन भी बोलते हैं, याद होगा मैंने करवाया था। पहली अल्फा लाइन कौन सी होगी? जब इलेक्ट्रॉन जस्ट ऊपर से आया हो, यानी थर्ड से आया हो। तो N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? N2 की वैल्यू हो जाएगी 3। आप फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? बोलो, आप फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? 1 बाय लैम्डा इक्वल्स टू रिडबर्ग कांस्टेंट जेड का स्क्वायर, और यहां पर लिखेंगे 1 बाय N1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर लेना। हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू 1 होगी। आपको वेवलेंथ कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ फलाना ढिमकाना, जो भी आपको दे रखा है, ऑप्शन लगाना है। और ये क्वेश्चन आपके पास 11th होगा, और ये क्वेश्चन भी आपके पास 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, तुम्हें ही करना है, मैं नहीं करूंगा ना। इतना तो पढ़ा दिया मैंने, कोई क्वेश्चन बचेगा थोड़ा ही। आगे जरा देखिए क्या दिया हुआ है। कैलकुलेट द वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम ऑफ ए फोटोन दैट इज एमिटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट N2 रिटर्न टू द ऑर्बिट N1, ठीक है भाई, इन द हाइड्रोजन एटम। ओहो, द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ ग्राउंड स्टेट एटम इज 2.17 इंटू 10 की पावर माइनस के 11 अर्ग पर एटम। देखो 1982 में क्वेश्चन आया था, 4 मार्क्स का था, IIT एडवांस का क्वेश्चन था, यानी उस टाइम पे वो एडवांस लेवल ही होता था, ठीक है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप 2 तरीके से कर सकते हो, जो मैं आपको बताना चाहता हूं। क्या, जरा देखिए। पहले क्या है कि आपके पास जब सेल दे रखी है 2 और 1, और आपको वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, वो भी किसमें? एंगस्ट्रॉम में कैलकुलेट करनी है। तो आप लोगों को याद होगा कि वेव नंबर का फॉर्मूला, या इसको हम 1 बाय लैम्डा भी कहते हैं, क्या कहेंगे इसको हम? रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू में जेड स्क्वायर 1 बाय N1 का स्क्वायर डिवाइड बाय N2 का स्क्वायर। यही करूंगा मैं। बोलो यार, तुम कहोगे सर यही करना है, ठीक है, मान लिया यही करना है, चलो मान लिया यही करना है। अब मैंने क्या करा? 1 बाय लैम्डा इक्वल्स टू रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू याद करवाई थी, रटवाई थी तुम्हें, रटवाई थी ना? क्या थी? 1.097 इंटू 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स थी। अगर आप सेंटीमीटर इनवर्स में करना चाहते हो सकता है कि वो CGS में पूछना चाहता हो, CGS में, ठीक है, या फिर वो MKS में, तो आपको सीधी बात है, अगर 10 की पावर माइनस दे रखा है, सॉरी 10 की पावर 7 दे रखा है, तो आप मीटर इनवर्स में रखोगे, ठीक है। N1 की वैल्यू क्या दे रखी है? 1 का स्क्वायर करोगे माइनस 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा। इसको सोल्व कर लेना। अब सोल्व करोगे तो ये वैल्यू किसमें रखी है? मीटर में। लैम्डा जब आप सोल्व करोगे तो किसमें आएगा? मीटर में। आप मुझे एक बात बताओ, उसने पूछी एनर्जी, वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम, मतलब वेवलेंथ ही पूछा है, कुछ करना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट निकालो। वो क्या कह रहा था पता है? वो तुम्हें कंफ्यूज क्यों कर रहा था? आप इस वाली वैल्यू का यूज करो, एनर्जी है ये, इस एनर्जी से फिर दूसरी एनर्जी निकालो, डिफरेंस जो करते हैं ना, डेल्टा ई, डेल्टा ई नहीं पता क्या? डेल्टा ई। अच्छा, फिर उसको डिवाइड करना जो HC बाय लैम्डा होगा, क्योंकि देखो डेल्टा ई की जगह पर क्या रखोगे आप? HC बाय लैम्डा। HC की क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1 बाय लैम्डा, वैल्यू यही आएगी। इसीलिए अगर ये फॉर्मूला याद है, डायरेक्ट कर लेना, कोई टेंशन नहीं लेना, 1 मिनट में आंसर निकल के आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, 2 तरीके थे, एक बहुत बड़ा तरीका था वो नहीं करना है, और डायरेक्ट जो छोटा तरीका है वो करना है। तो 4th क्वेश्चन होगा बेटा जी ये, और ये भी होगा आपके पास 4 मार्क्स का, 4 मार्क्स का होगा ये, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, सॉल्व करके आंसर चाहिए चैट बॉक्स में, ठीक है। अरे भाई साहब, पहुंच गए हम अपने, पहुंच गए हमने हमारे कहां पर?
पार्टिकल एंड वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर। देखो ऐसा लगता था साइंटिस्ट लोगों को, कुछ लोग कहते थे कि भाई कोई स्पीसीज या सनलाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा, सनलाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताते बताते डी ब्रोगली पे पहुंचूंगा। ठीक है भाई, पहले मैं आपको बताता हूं कुछ सनलाइट की कहानी थी। एक जमाना था, एक जमाना था, सनलाइट। इस सनलाइट के बारे में दो अलग अलग साइंटिस्ट आए और वो दोनों साइंटिस्ट अलग अलग बात बोलने लगे। पहले साइंटिस्ट हमारे बेहतरीन साइंटिस्ट आइंस्टीन बाबा है और उन्होंने कहा कि जो सनलाइट है ना वो पार्टिकल नेचर को शो करती है, वो पार्टिकल नेचर को शो करती है। अच्छा, अगर वो पार्टिकल नेचर को शो करेगी तो फिर एनर्जी का फॉर्मूला जो होगा सनलाइट की वो होगा mc²। c तो होती है स्पीड ऑफ लाइट और m होता है मास। और भाई अगर उन्होंने मास बोला है तो मास तो किसी पार्टिकल का ही हो सकता है ना, हवा का तो मतलब वेव का तो मास होता नहीं है। उनको लगा कि मास तो भाई पार्टिकल का ही होगा और वो ये बात कहते कहते पूरे एकदम लड़ने लगे कि पार्टिकल होता है, पार्टिकल होता है, पार्टिकल होता है। फिर दूसरे बाबा आए, फिर कौन से आए? प्लैंक। इधर आए प्लैंक भैया, प्लैंक बाबा है। प्लैंक क्या बोलने लगे? ना 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 ना, अजी सनलाइट तो वेव होती है, सनलाइट तो वेव होती है भाई ना, मैं ना मानता पार्टिकल है। और इन्होंने एक फॉर्मूला दे दिया E=h²। पढ़ा होगा आपने, आप कह रहे हो सर बिल्कुल सही है। वो प्लैंक ने दिया या आइंस्टाइन ने दिया, दोनों लड़ रहे थे, फुल लड़ रहे थे एकदम। ये पकड़ रहा था, कुत्ता मारा था, वे वो क्या कह रहा था? पार्टिकल है पार्टिकल। अब फायदा कौन होगा? जब दो लोग आपस में लड़ते हैं ना तो फायदा कोई तीसरा ले जाता है। तीसरे आए हमारे पास एक और साइंटिस्ट जिनका नाम था मिस्टर डी ब्रोगली। इन्होंने थोड़ा दिमाग लगाया, इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने कहा अबे तू भी सही है, तू भी सही है, तू भी सही है, तू भी सही है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मैंने कहा कि mc² यानी इसके h न्यू के बराबर रख दिया, इसको h न्यू के बराबर रख दिया। और आप जरा ध्यान से देखना प्लीज, समझिएगा न्यू का मतलब क्या होता है। बोलो यार, सोचना न्यू का मतलब क्या होता है। c/λ पढ़ा होगा आपने, ये वाली इक्वेशन तो पढ़ी होगी कि नहीं? आपको सर पढ़ी हुई है, यहां पर रखना यार जरा कर एक। तो आप लिखोगे mc² = h c/λ। c से ये पावर कट गई तो यहां पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आगे आप क्या लिखोगे कि सर h/λ है ना, h/λ। और इधर क्या दे रखा है? इधर mc, या इसको आप ऐसे कर लीजिएगा, इधर क्या दे रखा है? mc। सॉल्व करने पर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? लैम्डा बराबर h/mc, यानी मास इनटू में वेलोसिटी। और मास इनटू में वेलोसिटी किसके बराबर होती है? बोलो यार। आप कहोगे सर वो बराबर होगी मोमेंटम के बराबर। ये हमने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है। किसके बराबर है? मास इनटू में वेलोसिटी मोमेंटम के बराबर होगी। तो क्या मैं कह सकता हूं कि लैम्डा बराबर हो जाएगा h/p। और ये इक्वेशन कौन सी है? चेक करना एनसीईआरटी में कौन सी है। आप कहोगे सर यही तो इक्वेशन डी ब्रोगली है, यही तो इक्वेशन डी ब्रोगली है भाई। इसका मतलब क्या हुआ? डी ब्रोगली ने नहीं लगाया दिमाग, मतलब वैसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, इनको मैं उल्लू बनाया। अच्छा पार्टिकल, अच्छा वेव, चलो करते हूं तुम्हें सीधा। दोनों को बराबर रख दिया, अपनी इक्वेशन बना दी और नाम लिख दिया कि मेरी इक्वेशन है भाई ये लैम्डा बराबर h/p, वेवलेंथ। देखो प्लीज, ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है भी मैं आपको बताऊंगा। ये रिप्रेजेंट दो चीज रिप्रेजेंट कर रही है, या इसको आप फॉर एग्जांपल, ये तो किसके लिए है? फॉर सनलाइट, फॉर सनलाइट। अब ऐसे ही क्या करा कि भाई सनलाइट की जो स्पीड होती है ना वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। बात आप जानते हैं, हाँ या ना? आपको सर बिल्कुल जानते हैं। अब कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन हुआ, प्रोटॉन हुआ, न्यूक्लियस हुआ, न्यूट्रॉन हुआ, ये जितनी भी स्पीड से भागे, मैक्सिमम भागे जा रहे हैं। सनलाइट की स्पीड से ज्यादा नहीं भागते, ठीक है, कम ही भागेंगे।
तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने क्या बोला कि ठीक है, मैंने कहा कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, अकॉर्डिंग टू, फिर तो ये यही आ जाएगा, ये वाला उठा लेता हूं ना, यही आ लेते पार्टिकल का डुअल नेचर, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, ठीक है भाई। इन्होंने कहा कि कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, मैक्रोमोलिकुलर नहीं, बड़ा नहीं, छोटा छोटा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल कैन बिहेव एज अ बोथ वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर। और उन्होंने कहा कि जो स्मॉल पार्टिकल होते हैं, ठीक है भाई, फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, उन्होंने अपनी इक्वेशन दे दी, क्या दी जरा देखो, लैम्डा इक्वल्स टू एच बाय पी, और देखो पी बराबर मास इंटू में वेलोसिटी होता है किसके लिए, सनलाइट के लिए, मास इंटू में वेलोसिटी किसके लिए होगा, पार्टिकल के लिए। बट हमने सी को वी से ही तो चेंज किया, और कुछ थोड़ा ही ना है भाई, सी को वी से ही तो चेंज किया बस। लैम्डा इक्वल्स टू एच बाय एम वी। देखो ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, अगर कोई स्पीसीज वेव है तो उसका वेवलेंथ है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, और कोई स्पीसीज मास रखती है, पार्टिकल नेचर रखती है, तो उसका मतलब उसका कोई ना कोई मास भी होगा। तो भाई ये देखो अकेली ये इक्वेशन है, मतलब अब जो उसमें वेव नेचर भी शो हो रहा है और मास है तो पार्टिकल नेचर भी शो हो रहा है। आधे तो बच्चे सोचते होंगे सर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है डी ब्रोगली की इक्वेशन लैम्डा इक्वल्स टू एच बाय एम वी, आज तक नहीं पता लगा कि एच एच बाय एम वी का मतलब क्या है, कोई इतना खोल के नहीं बताता, उसका ढक्कन नहीं निकालता हमारे दिमाग के ऊपर से कि लैम्डा इक्वल्स टू एच बाय एम वी का मतलब क्या है। बस ऐसे ये क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन तो कर लेते हैं हम, फॉर्मूला रट लेते हैं, क्वेश्चन भी कर लेते हैं, बट फील नहीं कर पाते कि वो ये बोल क्या रहा है। ये बोल रहा है, ये इक्वेशन नहीं है, इक्वेशन बोल रही है कि लैम्डा है तो मतलब वो वेवलेंथ है, और वेवलेंथ किसका होता है, आप कहोगे सर वेव का होगा, ठीक है। मास है, मास है तो क्या होगा भाई, मास है तो क्या है, वो पार्टिकल रहा होगा। यानी ये इक्वेशन बोल रही है कि वेवलेंथ और मास, ठीक है, वेवलेंथ और पार्टिकल दोनों एक से ही रिलेशन है। और कौन बोल रहा है, डी ब्रोगली बाबा। आधे बच्चे कह रहे हैं सर ये थ्योरी लिखवा दो, लिखो, बोलूंगा मैं, लिखवाऊंगा, टाइम नहीं है इतना। क्या लिखोगे आप, कहोगे सर अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली एनी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल कैन बिहेव बोथ टाइप लाइक पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर, एंड दैट फॉलो या दे फॉलो दिस इक्वेशन लैम्डा इक्वल्स टू एच बाय एम वी। बस हो गई इक्वेशन, बना, मजा आ गया। अब जरा देखो, इधर देखो, इधर देखो, आप कहोगे सर क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे। प्लीज मैं आपको एक बात बता देता हूं, एक बात बहुत क्लियर बता देता हूं मैं, कि बहुत इंपॉर्टेंट है डी ब्रोगली के ऊपर क्वेश्चन आना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे जरा देखो यार, कैसे जरा देखो, आपको मैं एक बात बताऊं, कई बार क्या होता है कि डी ब्रोगली की एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के कई तरीके हैं, और क्वेश्चन कैसा आता है आईटी में, 4 ऑप्शन देंगे, पूछेगा इनमें से कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है, या 4 में से 3 करेक्ट होंगे। तुमने तो सिर्फ एक ही पढ़ी, तुमने क्या पढ़ी जरा देखो, तुमने क्या पढ़ी भाई, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली बाबा, रे बाबा, क्या पढ़ा तुमने, तुमने पढ़ा सिर्फ इतना, क्या पढ़ा तुमने सिर्फ कि सर लैम्डा इक्वल्स टू एच बाय पी। तो ये बात हमें याद रखनी है, ठीक है। इसी से एक बात और ध्यान रखनी है, हम लोग जानते हैं चूंकि P बराबर होता है mv, तो इसी इक्वेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लैम्डा इक्वल्स टू किसके बराबर, h बाय mv। ये दूसरा तरीका हुआ इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का। बात समझ में आई। एक और बात समझिएगा, कई बार वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करेगा। जरा देखो कैसे, हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं बेटा जी, वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है शेरो, 1/2 mv² के बराबर होगी कि नहीं होगी। आप कहोगे सर बिल्कुल होती है, मैंने कहा ठीक है। तो v किसके बराबर होगा, v² किसके बराबर होगा, 2 काइनेटिक एनर्जी बाय मास के बराबर होगा कि नहीं होगा। आप कहोगे सर बिल्कुल होता है। तो बेटा मुझे एक बात बताओ, यहां से v किसके बराबर होगा, v, आप कहोगे सर √2 इंटू में काइनेटिक एनर्जी बाय मास इसके बराबर होगा। मैंने कहा ठीक है, रख यहां पे इलाज करते हैं इसका।
आप कहोगे सर लैम्डा मैंने एज इट इज रखा, एच मैंने एज इट इज रखा, एम एज इट इज रखा, वी की जगह पर क्या रख दिया 2 काइनेटिक एनर्जी बाय मास। अब जरा समझना, ये रूट मास है, ये एम है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे ना, डिवाइड कर देंगे तो ऊपर रूट एम आएगा कि नहीं आएगा। यहां के बाद ये जो इक्वेशन है कैसी बनेगी जरा देखो, यहां के बाद ये इक्वेशन कैसी बनेगी, लैम्डा इक्वल्स टू एच बाय अंडर रूट 2 इंटू में मास इंटू में काइनेटिक एनर्जी होगा कि नहीं होगा बोलो। आप कहोगे सर गजब हो गया, ये फॉर्मूला भी हमें आ गया, ये फॉर्मूला भी हमें आ गया, बिल्कुल सही है। तो ये है काइनेटिक एनर्जी में और वेवलेंथ में रिलेशन। आगे देखो, एक नहीं छोड़ूंगा भाई, ना ना मैं ना मान रहा। इधर देखो, हम लोग ये भी जानते हैं काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है चार्ज इनटू में वोल्टेज, यानी वोल्ट। याद होगा ना, ये जब मैंने स्टॉपिंग पोटेंशियल पढ़ाया था तो ये वाला रिलेशन करवाया होगा। काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है चार्ज इनटू में वोल्टेज, या फिजिक्स वाले सर ने भी पढ़ाया होगा कभी जमाने में आपको। वहां पर आप क्या करोगे, अरे के की जगह पर लग देना यार, लैम्डा इक्वल्स टू एच बाय अंडर रूट 2 इंटू में क्या करेंगे, 2 इंटू में मास तो सेम ही रहेगा, चार्ज इंटू में वोल्टेज। ये भी एक फॉर्मूला आ गया। तो ये 4 फॉर्मूले आपको वो हैं जो सारे के सारे डी ब्रोगली प्रिंसिपल को ही रिप्रेजेंट करते हैं। बस उनको दिखाने का तरीका ये है, एनसीईआरटी में सिर्फ ये दे रखा होता है, एनसीईआरटी में सिर्फ ये दे रखा होता है, यही तुम याद करके जाते हो। क्वेश्चन इस पे भी आते हैं, इस वाले पे और इस वाले पे भी। नहीं याद आ रहा, दिखाऊंगा बेटा भी, ऐसा ना सोचना, दिखाऊंगा सब, ये मत सोचना, सब दिखाऊंगा मैं, सब, ठीक है, सब दिखाऊंगा। कैसे दिखाऊंगा तुझे बताता हूं। एक बात ध्यान रखना कि जब हम लोग आईआईटी के क्वेश्चन उठाना एक बार पीवाईक्यू, तो पता लग जाएगा कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, पता लग जाएगा, ठीक है। यही चारों फॉर्मूले याद रखेंगे। आगे देखो, एक और बता रहा हूं मैं जो आपको सबसे ज्यादा कठिन लग सकता है, जिसको आईआईटी एडवांस तक भी उठा लेती है, ठीक है। एक बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है भाई। तो जरा देखेंगे यहां पर हम आगे क्या देखेंगे, हम जरा समझो। अब हम जो सीख रहे हैं ना वो है टास्क फॉर एडवांस, कि एडवांस में अगर कोई क्वेश्चन आया तो उसको हम कैसे झेलेंगे और वो कैसा आ सकता है। जरा देखो बेटा, हमारे पास एक फॉर्मूला था, लैम्डा इक्वल्स टू एच बाय अंडर रूट 2 इंटू में मास इंटू में काइनेटिक एनर्जी। इसके बारे में बात कर रहा हूं मैं। आप लोगों को स्टेट्स ऑफ मैटर में मैं ही पढ़ाऊंगा, फिजिकल तो मुझे ही पढ़ानी है। वहां पर मैं आपको बताऊंगा, या थर्मोडायनेमिक्स में बताऊंगा कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब होता है कि वो टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए। किस में होना चाहिए वो टेम्परेचर? केल्विन में होना चाहिए, ठीक है। यानी काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हुई? अगर आप प्रोपोर्शनल को हटाओगे तो एक कांस्टेंट मान लीजिए, वो कांस्टेंट क्या है? सी है। क्या है वो कांस्टेंट? सी है। और इनटू में आप टी मान लेना कि ऐसे कोई क्वेश्चन है। क्वेश्चन पता है कैसे आएगा? क्वेश्चन पता है कैसे आएगा? कोई पार्टिकल दे रखे होंगे अलग अलग टाइप के, उनके वेवलेंथ दे रखे होंगे अलग अलग टाइप के, या हो सकता है कि एक का वेवलेंथ दे रखा हो लेकिन दोनों पार्टिकल का जो टेम्परेचर है वो अलग अलग हो। अब मान लो अगर मैं इस वाले फॉर्मूले को इस टर्म में लिखना चाहूं, टेम्परेचर से रिलेशन करना चाहूं, तो क्या आएगा? ठीक है भाई, रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड टेम्परेचर। ठीक है भाई, टेम्परेचर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा यार, तुम सोच के बताओ भाई। काइनेटिक एनर्जी की जहां पर मैं सीटी लिख दूंगा ना, कांस्टेंट इनटू में टेम्परेचर। यार कहोगे आप बिल्कुल सही, लैम्डा इक्वल्स टू एच बाय अंडर रूट 2 इंटू में मास। काइनेटिक की जगह पर सीटी लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? अब जरा देख, कोई भी पार्टिकल उसका मास लिख देना, 2 कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है, तो क्या यहां से ये बात पता लग गई कि लैम्डा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया रूट टाइम, मतलब रूट टेम्परेचर के। बोलो यार, जब काइनेटिक एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो टेम्परेचर के भी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ना यार। होगा कि नहीं होगा? मेरी बात मान लो यार। हो सकता है मैं क्वेश्चन ज्यादा करवा रहा हूं, पर मेरा ना मन जो है अलग ही टाइप का हो रखा है। मैं हो चुका हूं जिद्दी, ठीक है। मुझे सिलेक्शन देना है तुम में से ही किसी का, ठीक है भाई। तो प्लीज जितना सनक मेरे अंदर भर चुकी है ना, सही बता रहा हूं मैं, उतनी सनक तुम्हें अपने अंदर भरनी पड़ेगी। मैं जितना चिल्ला रहा हूं उतना ही जोश तुम्हारे अंदर होना चाहिए, और एक एक क्वेश्चन का आंसर निकालोगे तुम लोग।
ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या निकाला, लैम्डा इक्वल टू 1/√t। अब क्या करोगे यहां से, क्वेश्चन कैसा आएगा, एडवांस के लिए बोल रहा हूं मैं, क्योंकि जब आएगा ना ऐसे शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी इधर उधर। कैसे करोगे, इधर देखो, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो हम कर देंगे ना, लैम्डा 1/λ2 इक्वल टू √T2/T1। ये रिलेशन याद रख लेना, जाओ और चेक कर लेना अपने कोई क्वेश्चन। अब डी ब्रोगली से कोई छोड़ दे कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो तुमसे ना हो, तो बेटा बजाय बब्बर शेर का नाम चेंज कर लेना, ठीक है। इधर देख, इधर देखो क्या बोला मैंने स्टार्टिंग में, डी ब्रोगली की पूरी फीलिंग क्या थी, डी ब्रोगली की पूरी फीलिंग क्या थी, जरा देखो कि सर सनलाइट से डी ब्रोगली ने फायदा उठाया। सनलाइट के दो तरह के नेचर होते हैं, एक पार्टिकल नेचर जो आइंस्टाइन बाबा बोलते थे, एक पार्टिकल वेव नेचर जो प्लैंक बाबा बोलते थे। आइंस्टाइन ने ये इक्वेशन दी, प्लैंक ने ये इक्वेशन दी, दोनों लड़ते रहे, फायदा डी ब्रोगली उठा ले गया। दोनों को बराबर किया, अपनी इक्वेशन बनाई क्या, अपनी इक्वेशन बनाई क्या, लैम्डा इक्वल्स टू h/p, यानी प्लैंक कांस्टेंट डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, ये मोमेंटम ऑफ सनलाइट। लेकिन यही उन्होंने अप्लाई करी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल क्या होते हैं, छोटे पार्टिकल, छोटे पार्टिकल ये वाले। उन्होंने बोला भाई मेरे हिसाब से ये इक्वेशन सही है, सनलाइट से लेके आया हूं मैं, उधर वो लड़ रहे थे आइंस्टीन और प्लैंक, उनसे चुरा के लाया हूं मैं। क्या रिलेशन किया इन्होंने, वेवलेंथ और मास में रिलेशन निकाल दिया और बोला गजब बात है यार, ये इक्वेशन तो वेव नेचर को भी शो कर रही है और ये इक्वेशन तो मास को भी रिप्रेजेंट कर रही है, पार्टिकल नेचर को भी शो करेगी। फिर मैंने आपको एक क्लियर बताया कि इसी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के कई तरीके हैं, न्यूमेरिकल कई तरीकों से आ सकता है। h/p भी एक ही है, h/m भी उसी से आया, बस क्या करा, वेलोसिटी को काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिख दिया, तो मैंने ये चेंज करके ये वाला फॉर्मूला बना दिया। इस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड। फिर अगर वोल्टेज दे रखी होगी तो चार्ज इनटू में वोल्टेज, चार्ज यूज कर लेना, पार्टिकल पे दिया वहां पे चार्ज दे रखा होगा, जहां पर वोल्टेज देगा ना वहां उस पार्टिकल पे चार्ज भी देगा, ये कहेगा वो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे समझ जाना -1 चार्ज होता है, ठीक है वो। फिर मैंने वोल्टेज और उसमें बताया, फिर मैंने तुम्हें यह भी बताया, फिर तुम्हें मैंने ये भी बताया कि भाई ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं जहां पर दो पार्टिकल दे रखे हो, एक का वेवलेंथ दे रखा हो, दोनों के अलग अलग कंडीशन में टेम्परेचर दे रखे हो और दूसरे का वेवलेंथ पूछे। मैंने घुमा फिरा के कहा गया, मैंने घुमा फिरा के टेम्परेचर में रिलेशन नहीं आया, मैं फिजिक्स से ले आया, मैं ना छोड़ूं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, वैल्यू पुट करी, और मान लो मैं दो कंडीशन ले भी लूं ना, आप सोच रहे हो कि लैम्डा 1 लैम्डा 2, दो कंडीशन ली अलग अलग, बाकी सब कट गए, सब डिवाइड हो गई, T2 T1 बचे बस, ये था। आ जाओ आ जाओ जरा, क्या कह रहा है देखो, इसने बोला व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर ए हाइड्रोजन एटम, एटम की बात करी है, एटम मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ, इस वेलोसिटी से घूम रहा है, वेवलेंथ पूछा है, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन दे रखा है 1.079 AMU, वेवलेंथ पूछी है, कैसे निकालोगे, वी नो दैट, अरे एटम भी तो एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल ही है ना, तो क्या लिखोगे, वी नो दैट अकॉर्डिंग टू, कौन से, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली बाबा, कौन सी इक्वेशन दी थी इन्होंने, सर इन्होंने बोला था लैम्डा बराबर होगा h बाय मास इनटू में वेलोसिटी, ठीक है रखो। h की वैल्यू सब लोग जानते हैं 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकंड होती है। मास दे रखा है 1.0, लेकिन देखो ये किसमें कन्वर्टेड है, ये किसमें कन्वर्टेड है, जूल सेकंड, यानी एसआई यूनिट है, तो यहां पर भी मास को एएमयू को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलोग्राम में। तो आप लोग जानते होंगे 1.00797 जो एएमयू है, और हम लोग जानते हैं कि जो एक एमएमयू होता है ना, वो मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है। तो 1.67 इंटू में 10 की पावर -27 किलोग्राम, ऐसा मैंने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा दिया था पहले ही, ठीक है। तो आप यहां पर क्या करोगे, 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम ऐसे लिख देना, या किलोग्राम मत लिखना क्योंकि अब तो चेंज कर ही चुके हो ना, कभी कंफ्यूज हो जाओ। v की वैल्यू दे रखी है कितनी, 2000 मीटर पर सेकेंड, वैल्यू रख देना 2000, सॉल्व कर लेना, क्वेश्चन नंबर 13 होगा ये और 4 मार्क्स का होगा, मुझे आंसर भी चाहिए, ठीक है भाई।
मुझे आंसर भी चाहिए कमेंट बॉक्स में और तुम्हारा नाम भी चाहिए। तुम सीरियस हो कि नहीं? चलो चलो चलो, सिंपल क्वेश्चन था। आगे क्या दिया इसने? इसने बोला है अ स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ हीटेड फिलामेंट वाज पास टू चार्ज plated cap at a potential difference VESU if S and M are charge and mass of an electron respectively, then the value of H by lambda। ये बोला इसने कि H by lambda की वैल्यू क्या होगी जहां पर लैम्डा वेवलेंथ होगा और प्लैंक कांस्टेंट होगा। लैम्डा तो वेवलेंथ है ही है। क्या फॉर्मूला है जरा देखो। आप लोग जानते होंगे कि लैम्डा बराबर कुछ नहीं है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अंडर रूट 2 इंटू में मास इंटू में चार्ज इंटू में वोल्टेज। ये वाला फॉर्मूला मैंने बताया था कि नहीं बताया था? बोलो, बताओ बताया था कि नहीं बताया था? आप कहोगे सर बिल्कुल बताया था, आपने पूरा बताया था, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जब मैंने तुम्हें ये फॉर्मूला सिखा दिया है और मैंने कहा था कि इसके ऊपर आईआईटी जेईई में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पूछा गया भी है 2016 में, तो क्या करोगे? सर ये लैम्डा में इधर ले गया, ये वैल्यू इधर लेकर आ गया, तो मेरे पास बनेगा H बाय लैम्डा इक्वल्स टू अंडर रूट 2 इंटू में मास इंटू में चार्ज इंटू में वोल्टेज। आप मुझे बताओ यार कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज कितना होता है, किसके बराबर होता है? आप कहते हो सर वो तो E के बराबर होता है, यानी E का मतलब होता है 1.6। E जो वैल्यू होती है ना E, वो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 गुलाम के बराबर ही है। और ये चार्ज के बराबर ही होता है। किसके बराबर होता है? ये चार्ज के बराबर ही होता है एक इलेक्ट्रॉन के। तो क्यों ना मैं Q की जगह पर बस E पुट कर दूं, और जैसे मैं E पुट करूंगा तो आंसर मेरे पास क्या आएगा? आप कहोगे सर अंडर रूट 2 इंटू में मास E वोल्टेज, ये आएगा कि नहीं आएगा? मास एच है, Q की जगह पर E रख दिया और वोल्टेज एच था। आंसर बताओ क्या होगा? आंसर देखो क्या होगा। आप कहोगे सर ये क्वेश्चन आपने हमसे पूछा 14th क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी 4 मार्क्स का होगा, मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या होने वाला है ना, मैं नहीं जानता, तुमसे ही निकलवाऊंगा। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है? इसने बोला कि सर डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ बोहर ऑर्बिट, बोहर और वेवलेंथ, सॉरी बोहर और डी ब्रोगली में रिलेशन देख लो कैसे करोगे। फोर्थ वाली सेल है, कैसे निकालोगे? जरा देखो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होगा क्या? लैम्डा इक्वल्स टू H बाय mv। पढ़ा होगा आपने, बोलो पढ़ा है कि नहीं? आप कहोगे सर पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ठीक है। अब जरा देखो, मैं बोलूंगा अकॉर्डिंग टू बोहर बाबा, सेकंड पोस्टुलेट याद करो, इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में चक्कर काटेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम h/2π के मल्टीपल इंटीजर होगा। अच्छा सर mvr बराबर h/2π इंटू में n, ऐसा कुछ आपने पढ़ाया था? मैं वही पढ़ा रहा हूं मैं, टेंशन मत लो, वही पढ़ा रहा हूं। ठीक है सर, क्या मैं mv की जगह पर रख दूं h/2πr इंटू में n? मैंने कहा हाँ रख दे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप लोगों को यह भी बताओ कि बोहर बाबा ने एक रिलेशन भी दिया था आपको रेडियस का, कि रेडियस बराबर होता है a नोट, यानी वो कांस्टेंट 0.53 वाला a नोट इंटू में n स्क्वायर, और बाय जेड। हाइड्रोजन एटम है क्या है? अच्छा दे नहीं रखा, इलेक्ट्रॉन दे रखा है, तो जेड तो फिर ये हाइड्रोजन के बारे में ही होगा। जेड क्या रख देंगे 1। ठीक है, अब जरा देखो r बराबर a नोट n स्क्वायर, मैंने यहां पर रख दिया mv बराबर h/2π, r की जगह पर रख दिया a नोट n स्क्वायर इंटू में n। इससे कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। आप कहोगे सर बिल्कुल बोहर बाबा ने यही समझाया था जब मोमेंटम वगैरह निकाले थे हमने। इस mv की जगह पर पुट कर देना वैल्यू, क्या आएगा? लैम्डा इक्वल्स टू h, उस mv की जगह पर क्या आएगा? h, और ये वैल्यू कहां जाएगी? ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ जाएगी तो क्या आएगा? 2πa0 इंटू में n होगा ना बेटा। और आप देखोगे h से h कैंसिल आउट हो गया। अब जरा n की जगह पर क्या रखोगे? 4। n की जगह पर क्या रखोगे? 4। अरे यार भाई बोलो यार, n की जगह पर जब आप 4 रखोगे तो क्या वैल्यू आएगी? मुझे नहीं पता क्या आएगी, तुम देखो ABCD में से कौन सा ऑप्शन मैच करता है। सारा टॉपिक बता दिया है, पूरा क्लियर कर दिया है कि क्या करना है क्वेश्चन में।
डी ब्रोगली दे रखी है तो चुपचाप मेन इक्वेशन लिख दो। फिर उसने बोहर बाबा बोला, तो सोच के देखो माइंड में कि यार डी ब्रोगली और बोहर कहां मेल खाते होंगे। आपको लगा एमवी होता है डी ब्रोगली में, और बोहर में एमवी कहां पढ़ा था हमने? अरे हाँ, सेकंड पोस्टुलेट में एमवी आर बराबर एच अपॉन 2 के मल्टीपल इंटीजर होता है सर। पढ़ा था। बस वहीं से रिलेट करना है आर की वैल्यू, क्योंकि ए नोट की फॉर्म में दे रखी है। समझ जाना कि ए नोट क्या होती है, हाइड्रोजन के पहले सेल की रेडियस, ये जो 0.53 के बराबर ही होती है। इसीलिए 0.53 को हमने ए नोट मान लिया और कांस्टेंट मान लिया ए नोट। ठीक है, तो बस हमने कुछ नहीं किया, इसका यूज करा एन की जगह पर। ये जो भी इक्वेशन है इस एन की जगह पर 4 रखना और फिर चेक करना कौन सा आंसर होगा इसका। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, क्वेश्चन का नंबर और मार्क्स तो मैं रह ही गया भूलना भाई। क्वेश्चन नंबर 15 था और 4 मार्क्स का क्वेश्चन था बेटा जी। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, ये तुम बताओगे। मैं तो पढ़ा ही रहा हूं, वही छोटे मोटे कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, पर पता नहीं तुम लोग क्यों नहीं कर रहे हो, पता नहीं तुम्हें क्या शर्म आ रही है। इधर देखो, बोलने की जरूरत नहीं है। और एक बात बताऊं, मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहता हूं, मैं दिल से बात बताना चाहता हूं। मैं तुम्हें गलत नहीं कह रहा हूं, मैं तुम्हें कहीं पर भी ये नहीं कह रहा हूं कि तुम नहीं कर सकते। मैं बस इसलिए चिल्ला रहा हूं कि अगर तुम में से कोई भी सीरियस नहीं है, उसको थोड़ा सा भी डाउट है कि मैं नहीं कर सकता, तो उसके अंदर का वो डाउट खत्म करना मेरा मेन मोटो है। क्योंकि देख, तू वीडियो देख रहा है, तू मेरा लेक्चर देख रहा है, तू क्वेश्चन लगाने की कोशिश कर रहा है, और मैं तेरे साथ खड़ा होकर चिल्ला भी रहा हूं, बोल भी रहा हूं कि नहीं बोलो यार, मतलब कर रहा हूं, मेरी आदत है, क्या करूं, पागल हूं यार मैं। ठीक है, तो मैं कर रहा हूं। तू अब ये सोच कि ऊपर वाले ने तेरे को अच्छे माँ बाप दिए जिन्होंने तुझे अलाउ किया कि तू आईआईटी की प्रिपरेशन कर। उसके बाद तेरे भाग्य अच्छा था कि तेरे को अच्छे लोग मिले तेरे को पढ़ाने के लिए, पीडब्ल्यू मिला, कोई भी पढ़ाने के लिए। तो अब तेरे साथ पूरी दुनिया, यानी माँ बाप जो होते हैं पूरी दुनिया के बराबर होते हैं। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, पूरी दुनिया के बाकी लोग तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं। बचा क्या है? डाउट कहां पर आ रहा है तुम्हें? सिर्फ ये कि हम नहीं कर पाएंगे। और मैं साथ साथ खड़ा हूं और कह रहा हूं कि देख, बस तेरे अंदर और इस आईटी क्वेश्चन के बीच में मैं खड़ा हूं, मैं बताऊंगा यहां तक कैसे जाना है, और प्रूफ भी करवा रहा हूं। फिर भी तुम दिक्कत में आ रहे हो, ऐसा क्यों भाई? कितना मतलब कितना डिमोटिवेट जी रहे हो तुम जिंदगी अपनी? क्या अपने ऊपर इतना डाउट है कि सर हम यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, हम नॉर्मल बैच में नहीं पढ़ रहे, हम यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं सर, यहां पे कौन हमें पढ़ाएगा? आईआईटी यहां पे हम कर पाएंगे क्या? अरे तुम आओ तो सही, एक बार आओ तो जरा। मैं कह रहा हूं कि क्वेश्चन हम लगाएंगे, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, तुम एक बार स्टार्टअप तो करो, और स्टार्ट करना शुरू कर दो यार। अब पागल बन जाओ, टाइम भी इतना नहीं है, यही 1-2 साल जीवन के, इन्हीं में लगा दो जितनी आपको लगानी है, पूरी आग, जितनी टेंशन है, जितनी पार निकालो। बस पूरा टाइम ये ड्रीम होना चाहिए तुम्हारा आईआईटी को लेकर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth orbit in a hydrogenic atom is equal to 1.5 pi a naught. ठीक है, द वैल्यू ऑफ n by z, देखना आज एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं। डी ब्रोगली बोला, बोहर बोल दिया, क्या याद रखोगे? डी ब्रोगली बोला तो सर एच लैम्डा इक्वल टू एच बाय एम बी याद रहेगा। हो सकता है कि पहले क्वेश्चन से सर थोड़ा सा दिमाग में कम आया था, अब आएगा। एच बाय एम बी डी ब्रोगली ने बोला। डी ब्रोगली सुनते ही कान खड़े हुए और ये याद आ गया मुझे, तो मैंने कर दिया। और जब डी ब्रोगली का संबंध बोहर से करेंगे तो एम वी कहां मिलेगा? एम बी आर वाले पोस्टुलेट में, सेकंड वाले में क्या था? एम वी आर बराबर एच अपॉन 2 पाई, और इसका मल्टीपल इंटीजर था कि नहीं था? बोल। कहते सर बिल्कुल सही बात है, यह बात बोहर ने बताई थी, तो मैंने बोल दिया अकॉर्डिंग टू बोहर, और ये तू भी कर सकता है, तुम भी कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल। क्या करना है सर? रिलेशन है, कुछ मेल मिलाप करेंगे, बाकी तो दिक्कत है ही नहीं कुछ। मेरा ठीक है, यहां पर क्या करोगे? एम वी बराबर एच बाय 2 पाई आर इंटू में एन, और हम लोग ये बात जानते हैं कि जो आर का फॉर्मूला होता है, ठीक है भाई, इसने दे भी रखा है, ठीक है भाई, आर का जो फॉर्मूला होता है वो बराबर होगा किसके?
आर का फॉर्मूला होगा ए नॉट, आपने पढ़ा भी होगा, वो कांस्टेंट आता है ए नॉट एन स्क्वायर बाय जेड, एन स्क्वायर बाय जेड। देखो यही होता है कि नहीं होता, सोच के देखो यही होता है कि नहीं होता। कहते हो सर यही होता है। वैल्यू तुम रख दो इस आर की जगह पर ना ए नोट रख दो। क्या करोगे आप क्या करोगे, एम वी बराबर एच बाय एम वी बराबर एच बाय 2 पाई, आर की जगह पर रखोगे ए नॉट इंटू में एन स्क्वायर, जेड ऊपर जाएगा, जेड चला गया ऊपर, ठीक है। और पहले से एन था, चला, मैं नहीं कुछ कहूंगा ना, ठीक है, एन रख दिया। अब क्या होगा, ये एन इस पावर को कैंसिल आउट कर देगा, ये जो भी वैल्यू बची हुई है इसको यहां रख दो ना। ठीक है, हर क्वेश्चन में जिसमें डी ब्रोगली बाबा का नाम ले रखा हो, रट लो, पेज पे लिख लो, उसको नोट्स में कहीं भी, कैसा भी क्वेश्चन हो, चाहे वो जेईई एडवांस कुछ का भी हो, मेंस का हो, ये दोनों इक्वेशन वैल्यू पुट कर दो, इधर शिफ्ट कर दिया, लैम्डा इक्वल टू एच, एमबी की जगह पर क्या आएगा बोलो, एच इंटू में जेड, नीचे रहा, ऊपर चला जाएगा क्या 2 पाई, और ये क्या है इंटू में ए नॉट इंटू में एन, ऐसे दे रखा है। अब जरा देखो, इसने ना डी ब्रोगली वेवलेंथ की वैल्यू दे रखी है इस टर्म में दे रखी है, क्या दे रखी है लैम्डा की वैल्यू 1.5 पाई ए नॉट। सब्स्टिट्यूट करो, पहली बात तो ये कि प्लैंक कांस्टेंट से प्लैंक कांस्टेंट कैंसिल आउट होगा, ठीक है। ये जेड है, कभी इसको तुम समझोगे 2 है, इसको बना देता हूं कि ये जेड है, मैं ऐसे ही बनाता हूं बेटा, इसको ऐसे लिख दिया मैंने, जेड है ये जेड, कंफ्यूज ना होना। अब क्या करोगे आप, लैम्डा की जगह पर रख दिया मैंने 1.5 पाई ए नॉट बराबर 2 पाई ए नॉट इंटू में एन बाय जेड, और बाकी तो सब कैंसिल आउट है। अब जरा देख, पाई से पाई कैंसिल, ए नोट से ए नोट कैंसिल, वैल्यू पूछी एन बाय जेड। जब ये 2 इधर जाएगा, जब ये 2 इधर जाएगा तो ये 1.5 बाय 2 इक्वल्स टू एन बाय जेड बचेगा, कुछ नहीं बचा इसको, क्वेश्चन कुछ नहीं बचा। 16 नंबर, पिछले वाले को टाइम तब दिया था क्या टाइम, 16 नंबर, कितने मार्क्स 4 मार्क्स। ना इधर देख, क्या बोला, इसमें भी पहले में भी कोई भी क्वेश्चन हो, बोहर लिखा हुआ है, डी ब्रोगली लिखी हुई है, ये इक्वेशन आएगी डी ब्रोगली की, और बार बार सेकंड पोस्टुलेट यूज होगा बोहर का, घूम फिर के उस एमबी की वैल्यू यहां रखी जाएगी, अपने आप क्वेश्चन बन जाएंगे अपने आप, ठीक है। ऐसे इसमें करना है, सेम यहां क्वेश्चन में क्या लिखा है डी ब्रोगली, ठीक है, मैंने लिख दी इक्वेशन, बोहर लिखा हुआ है, सेकंड पोस्टुलेट यूज कर लिया, घूम फिर के वही फिर वो एमबी की वैल्यू यहां पर पुट कर दी, जो वो चाहता है खुद निकलता चला जाएगा, बस सोल्व करते रहना, साथ साथ बने रहना। आ जाओ आगे, 2018 देखता हूं क्या करता है तुम्हारा, ठीक है। कह रहा है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन फर्स्ट बोर ऑर्बिट, नहीं मैं नहीं, सेम कॉन्सेप्ट है, डी ब्रोगली बोला, तुम बताओ मुझे क्या करना है। सर कुछ नहीं करना, वो वाली फॉर्मूला लिख दो एच बाय एम बी। मैंने कहा ठीक है, बोर लिखा हुआ है, कौन सा पोस्टुलेट यूज करूं, सेकंड, क्या था बोहर, सेकंड पोस्टुलेट क्या था, देखो आपको सर एम बी आर बराबर एच अपॉन 2 पाई इंटू में एन। मैंने कहा ठीक है, वो मैं दिक्कत नहीं है, मैं कर रहा हूं आराम से, ठीक है। आप पता है एम बी की वैल्यू वहां पुट करनी है, तो एच बाय 2 पाई आर इंटू में एन होगा, जानते हैं ये बात। अच्छा इस बार जो ए नोट है, समझना, ए नोट की वैल्यू खोल के लिखी हुई है भाई साहब ने 0.529, कोई दिक्कत नहीं, हम तो लिख देंगे। मैंने क्या रखा, एच बराबर 2 पाई, या तो मैंने आपको बताया था लास्ट वाली क्लास में जब मैं बोर कर रहा था 0.53 होगा या 0.529 होगा, एक ही बात होगी, रख दो 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड, और ऊपर एक एन ऑलरेडी था। अब जरा देखो एटम कौन सा है, एटम दे रखा है हाइड्रोजन एटम, जेड की वैल्यू क्या होगी 1,
तो बेटा यहां पर रखो ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस n से ये n स्क्वायर कट जाएगी, वैल्यू यहां पर रख दो उठाकर, क्या आएगा h सर सेम टू सेम, mb की जगह पर हमने क्या रख दिया सर h, और ये जो बाकी वैल्यू है 2 पाई वाली वो कहां पर गई ऊपर, 2 पाई इंटू में 0.529 और इंटू में n आ जाएगा, बस यही था। h से क्या हो गया कैंसल आउट, फर्स्ट बोर ऑर्बिट की बात कर रहा है, n की वैल्यू क्या होगी, अगर उसने फर्स्ट ऑर्बिट की बात करी है तो n की वैल्यू क्या होगी, क्या बोलूं यार मैं 1, वेवलेंथ उसने पूछा है, क्या बोलूं मैं, छोड़ो नहीं बता नहीं सकता मैं, 17 क्वेश्चन है, इससे आसान नहीं करा सकता बेटा मैं आईआईटी को, इससे ज्यादा कॉन्फिडेंस तो दिला ही नहीं सकता भाई मैं, अगर तुम अब भी नहीं कर पाओगे तो फिर कभी नहीं कर पाओगे। इधर देखो, इधर 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 देखो, इधर, ये क्लियर हो गया, अब चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है ये, क्या कह रहा है जरा देखो, डी ब्रोगली वेवलेंथ, पार्टिकल का मास, वेलोसिटी दे रखी है, आईआईटी जेईई मेंस 2014 में आया हुआ है, बोर की बात नहीं करी इस बार इसने, सिर्फ डी ब्रोगली की बात करी। कौन सी इक्वेशन लिखोगे बताओ, आप कहोगे सर लैम्डा इक्वल्स टू एच बाय एम बी रखेंगे, मैंने कहा ठीक है रखो, एच की वैल्यू 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस के 34 ना, और मास दे रखा है 6.63, और सुनो सुनो 6.626, 6 को हटाओगे तो 23 हो जाएगा, दिमाग लगा लेना, ये वैल्यू मिली मिली से लग रही है, कैंसिल करने के लिए दी होगी, तो आप इसको ऐसे भी लिख लोगे, ऊपर लिखोगे 6.63 इंटू में 10 की पावर माइनस के 34, मास दे रखा है 6.63 ग्राम में, ऊपर अगर एसआई है, ऊपर अगर एसआई है तो नीचे भी क्या होना चाहिए एसआई यूनिट या एमकेएस यूनिट, तो इस ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना और 10 की पावर माइनस के 3 कर लेना। वेलोसिटी कितनी है 100 इंटू में 100, सॉल्व करना, मुझे नहीं पता क्या आंसर आएगा, ठीक है, डी ब्रोगली वेवलेंथ आ जाएगा तुम्हारा यहां से, ठीक है, डी ब्रोगली वेवलेंथ आ जाएगा बेटा, ये सॉल्व कर लेना। और सुनो ये बाय मिस्टेक क्या हुआ है मैं आपको बता दूं, बाय मिस्टेक क्या हुआ होगा हमारे जो ऑपरेटर भाई साहब हैं उनसे, तो हो सकता है कि ये जो ऑप्शन है ये इन्होंने आर के टर्म में दे रखे हैं, ठीक है, तो आप कंफ्यूज ना हो, या तो ऐसा होगा कि आर की वैल्यू पुट करनी होगी वहां पर, उससे इसका मैच होगा आंसर बिल्कुल सेम, आर की वैल्यू आप जानते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट 1.09 है ना भाई, 1.097 इंटू 10 की पावर 7 मीटर पर मीटर इनवर्स, वही वाला, तो या इसका आप डायरेक्ट आंसर निकालेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अब फैशन चल चुका है इंटीजर टाइप का, तो सिर्फ इसका आंसर निकालना और ज्यादा कुछ मत करना, दिमाग मत लगाना ज्यादा, ठीक है, जितना बताया उतना कर लेना। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा ये मेरे को पता नहीं लग रहा यार, इतने सारे करा दिए, 18 नंबर है, कितना 18 नंबर, कितने मार्क्स का, आईआईटी में आया तो सीधी सी बात है 4 मार्क्स का है, गलत करोगे तो माइनस भी लगाना, ईमानदारी तुम्हें रखनी है, इंसान सबसे धोखा कर सकता है अपने से धोखा नहीं कर सकता, तो अपनी ईमानदारी के साथ रखना, नहीं होगा -1 मान लेना, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। मेंस ऑनलाइन अप्रैल 23 तारीख थी उस दिन, और उस दिन 2013 था, तब मैं बहुत छोटा था, इधर देखो बोला इसने डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए कार, मास इतना है, वेलोसिटी इतनी है, बता दीजिए क्या होगा, बता दीजिए बस क्या होगा, जरा देखो, किलोमीटर पर आवर में निकालना है, सॉरी आंसर मीटर में दे रखा है, तो ये कुछ और दे रखा होगा, हो सकता है अभी इसको हम बाद में देखेंगे, मैच कर लेंगे, ठीक है भाई, तो जैसे किसी पीपीटी में होता थोड़ा बहुत तो गड़बड़ आती है, इधर देखो डी ब्रोगली दे रखा है, H इक्वल्स टू एच बाय एम बी, यही याद आएगी हमें, H की वैल्यू क्या होगी 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34, एसआई यूनिट है तो नीचे भी एसआई यूनिट रखनी पड़ेगी, और आपको क्या दे रखा है बेटा यहां पर दे रखा है कार का मास कितना 1000 किलोग्राम, और यही रखना भी है, और वेलोसिटी कितनी दे रखी है 36 किलोमीटर पर आवर, इसको किस में कन्वर्ट करोगे मीटर पर सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करोगे, वेलोसिटी बराबर, अच्छा ये समझ गया, वेलोसिटी बराबर होगी 36 किलोमीटर पर आवर, तो जरा देखिए किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए
36 इंटू में 1000 से मल्टीप्लाई कर लेना तो ये मीटर बन जाएगा। एक आवर को सेकंड में कन्वर्ट कैसे करोगे कि एक आवर में 60 मिनट होती है, 60 सेकंड होते हैं, ठीक है, तो यहां पर सेकंड आ जाएगा। तो आप लोग पता है कि यूनिट क्या बन गई, मीटर पर सेकंड। सॉल्व करोगे ये 2 जीरो कैंसिल आउट होगी बेटा, 6 6 जा 36 कैंसिल हो गया, तो वेलोसिटी आ गई 10 मीटर पर सेकंड। बस आप यहां पर रखोगे 10, देख लेना क्या आंसर आएगा, मुझे तो पता नहीं है, मेरे को इतना आता ही नहीं है, पता नहीं क्यों मैं सरदर्द कर रहा हूं तुम लोगों के साथ। तुम लोग आंसर नहीं लगाओगे, तुम चाहते हो कि मुझे अच्छा ना लगे, ठीक है कोई बात नहीं, तुम चाहते हो भाई तुम्हारे साथ जो खड़ा है वो खड़ा ना रहे, खुद तो तुम गिरोगे और सोच रहे हो कि इसको भी बेकार है। कौन सोचता है, माँ बाप भी बेकार हैं, बेवकूफ हैं जो हमें पढ़ने के लिए बोल दिया है ना, इतनी टेंशन क्यों लें हम, नहीं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वेवलेंथ एसोसिएट्स विद अ गोल बॉल वेइंग 200 ग्राम एंड मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर आवर। एसआई में यूनिट करेंगे ना, टाइम वहां पर सेकंड में होता है, कन्वर्ट कर लेंगे, 2001 में आया था, आईआईटी का क्वेश्चन है। वेवलेंथ एसोसिएट विद अ गोल बॉल और 200 ग्राम है, वेवलेंथ और मास में रिलेशन तो एक ही चीज है, वेवलेंथ का मतलब क्या हो गया वेव, मास क्या है पार्टिकल, यही रिलेशन मुझे याद आता है बार बार, लैम्डा इक्वल टू एच बाय एम वी। एच की वैल्यू मैं फिर वही रखूंगा यार, 6 पॉइंट कितना 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस के 34। अब मुझे मास चाहिए, वेट दे रखा है 200 ग्राम में, एसआई में चल रहा है तो मास को किस में कन्वर्ट करूंगा किलोग्राम में, तो यहां पर लिखूंगा 200 इंटू में 10 की पावर माइनस के 3, क्योंकि ग्राम को इधर भूल रहे होंगे ना, 1 ग्राम बराबर होता है 10 की पावर माइनस के 3 किलोग्राम के, ये किया है मैंने बस यहां पे, ठीक है। इधर देखो, इधर 10 की पावर माइनस की 3 कर दिया मैंने, कर दिया। वेलोसिटी कितनी दे रखी है 5 मीटर पर आवर, सेकंड में कन्वर्ट करो, ऐसा थोड़ा ही मानूंगा मैं, वेलोसिटी बराबर है 5 मीटर पर आवर, सेकंड कन्वर्ट करना है तो 5 ऊपर करने की कुछ जरूरत नहीं है, मीटर रख दो। आवर को कैसे कन्वर्ट करोगे सेकंड में, 60 इंटू में 60 कर देना, 60 मिनट 60 सेकंड, बस बन गया। और यहां पर क्या लिख दोगे, सेकंड आवर की जगह पर क्या आ गया सेकंड, 1 आवर की जगह पर कितना आ गया सेकंड, अपने आप बन गई वैल्यू। क्या आ जाएगा यहां पर, क्या 5 नीचे 60 ऊपर चला जाएगा। पता नहीं मुझे अब क्या आंसर आएगा, तुम ही करोगे। क्वेश्चन नंबर 24 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 24 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 24 मार्क्स। आईआईटी एडवांस चैलेंज कर रहा है 2013 का क्वेश्चन तुम लोगों को, मैं हूं साथ में, जाऊंगा लेके यहां तक, करवाया है मैंने, सब कॉन्सेप्ट में डाला हुआ है, सब डाला हुआ है। देखो इधर कैसे, द एटॉमिक मासेस ऑफ हीलियम एंड नियॉन 4 and 20 AMU, बात ठीक है, रेस्पेक्टिवली द वैल्यू ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ हीलियम इतने टेम्परेचर पे इज m टाइम्स ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ लिथियम, इतने टेम्परेचर पे m पूछा, कैलकुलेट करो m की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, हमें चैलेंज कर रहा है, हमें, और हमारे बच्चे शेरों को चैलेंज कर रहा है, शेरों को। अबे देखो, लैम्डा बराबर h बाय अंडर रूट, h बाय अंडर रूट, अगर आपको याद होगा 2 इंटू में मास इंटू में काइनेटिक एनर्जी की, यहां पर हम क्या लिखते थे c इंटू में टेम्परेचर, याद होगा कि नहीं होगा बोलो यार, तुम कहोगे सर बिल्कुल याद होगा, क्यों नहीं याद होगा जब आपने करवाया है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा कि 4 कौन सी गैस थी, हीलियम, अगर मैं हीलियम लिखता हूं, 4 हीलियम लिखता हूं एट, 4 हीलियम लिखता हूं एट, कितना टेम्परेचर था भाई, माइनस के 37 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं इसको केल्विन में कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि मैंने बोला था कि ये टेम्परेचर किस में लेना है, केल्विन में, तो कितना हो जाएगा भाई, आप कहोगे सर 37 में आप 273 माइनस ये जोड़ दीजिए, यानी -37 में अगर आपको टेम्परेचर चाहिए तो आपने जोड़ा क्या, -37 में 273 जोड़ दीजिएगा सर। और देखो कैसे आंसर ना निकले, अब आपका निकल गया सर, एकदम निकल गया, फुल स्पीड से निकल रहा है सर ये। मैंने कहा ठीक है निकालो ना फिर, तो ये हो जाएगा भाई कितना
13 में से 7 गए, केल्विन में रखना है ना, तो जरा देखो 13 में से 7 गए, कितने बचेंगे 6, और भाई 7 में से 3 गए, नहीं नहीं नहीं, मैथ्स मेरा खतरनाक है, पर मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं अभी कैसा खतरनाक है वो। 13 में 7 गए, बचे 6, तो अब 6 में से, हाँ 6 में से 3 जाएंगे तो बचेंगे कितने 6, और 2 हमारे पास ऐसे ही है। ठीक है, ये ठीक रहेगा, नहीं नहीं, हाँ ये ठीक है, नहीं नहीं गड़बड़ है भाई, मेरा मैथमेटिक्स थोड़ा खराब हो गया, इसको ठीक करते हैं। 273 और कितना था 37 माइनस, अब मेरे को समझ में आ जाएगा, 13 में से 7 गए 6, ठीक है भाई, और यहां पर कितना बचा होगा 6, तो 6 में 3 गए 6, तो यही तो बचना 236, हाँ तो ये कितना आ गया बेटा जी 236, ऐसे आ गया। ठीक है भाई, ये कांस्टेंट सेम रहेगा, और मास जो होगा ना, मास किलोग्राम में रखना है, क्योंकि हम तो एमकेएस में चल रहे हैं। तो मैंने क्या काम करा, जरा देखो, लैम्डा किसके लिए, हीलियम के लिए बराबर हो जाएगा h अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट 2 इंटू में मास कितना होगा हीलियम का 4, और 4 किसमें एएमयू में, एएमयू को किसमें कन्वर्ट करोगे किलोग्राम में, है ना भाई, तो क्या बन जाएगा 4 इंटू में 10 की पावर, सॉरी 4 इंटू में, मैंने यहां पर लिख दिया बेटा जी, एएमयू का मतलब है 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 किलोग्राम, ऐसे लिख दिया। सी को मैंने छेड़ा नहीं क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, और टेम्परेचर कितना था 236, कितना था 236, ऐसे करना था तुम्हें। ठीक है भाई, दूसरा जरा देखो, दूसरी बात देखो जरा, ये आगे क्या कह रहा है, इसने कहा कि 4 नियॉन गैस के लिए टेम्परेचर कितना दे रखा है उसका, यहां पर दे रखा है बेटा कितना, नियॉन के लिए दे रखा है 727 डिग्री सेल्सियस। आप इसको केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो 727 प्लस के 273, जब आप इसमें जोड़ोगे तो ये 1000 केल्विन के बराबर हो जाएगा। आप क्या करोगे यहां पर जरा देखो, वही वेवलेंथ फॉर नियॉन बराबर h एज इट इज अंडर रूट, वही फॉर्मूला जो पढ़ाया था 2 इंटू में मास की जगह पर क्या आ जाएगा लिथियम के लिए, बोलो कितना हो जाएगा, कि सर 20 दे रखा है 20 एएमयू, तो क्या मैं यहां पर लिख दूं कि 20 इंटू में 1.67 इंटू में 10 की पावर माइनस के 27 किलोग्राम वाला वेट खा रख दो भाई, और क्या है, सी एज इट इज रखेगा, वो चेंज होगा नहीं, और टेम्परेचर यहां पर रख दोगे 1000 क्या केल्विन, ये 2 वैल्यू आ गई। ठीक है, इसने एक बात बोली है, इसने क्या बात बोली है, इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 2, और ये क्या थी हमारे पास पहले से इक्वेशन नंबर 1। इसने बोला है कि भाई द वैल्यू ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ हीलियम इतने पर इज m टाइम्स ऑफ ड डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ नियॉन, कुछ नहीं है, देखो देखो आप कुछ नहीं करना, डी ब्रोगली ऑफ हीलियम इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ डी ब्रोगली ऑफ नियॉन। ये जो इक्वेशन है ना, इसको मैंने अल्फा इक्वेशन बोल दिया। इस इक्वेशन में लैम्डा हीलियम की वैल्यू आप इधर रखोगे और लैम्डा Ne की वैल्यू आप उधर रखोगे, तो आप लोग जरा देखो क्या करोगे, वहां पर आप जैसी वैल्यू पुट करोगे ना, तो आपकी कैलकुलेशन क्या बनेगी, जरा देखो, h बाय अंडर रूट 2 इंटू में 4 इंटू में 1.67 इंटू में 10 की पावर माइनस के 27 इंटू में c इंटू में 236, ये वैल्यू रखोगे। इधर आप रखोगे क्या, m इंटू में h, क्योंकि m टाइम्स थी ना, m सेम रखा, h की जगह पर ही आ जाएगा, अंडर रूट 2 इंटू में, और मास कितना हो जाएगा 20 इंटू में 1.67 इंटू में 10 की पावर माइनस के 27, c की जगह पर आपने c रखा और टेम्परेचर की जगह पर आपने 1000 रख दिया। अब देखो क्या करना है आपको, बड़ा खतरनाक तरीका, ये 2 से ये 2 कैंसिल, रूट से 1.67 ये कैंसिल, ठीक है, c से c कैंसिल, h से h कैंसिल, बस हाँ ये 4 है, रूट 4, और ये रूट 20 था तो 5 टाइम्स, ठीक है, ये 236 है। आप जैसे ही सॉल्व करोगे m की वैल्यू पता है क्या आएगी, m की वैल्यू आएगी अंडर रूट, यहां पर 5 है, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5000 आ जाएगा,
डिवाइड बाय, उधर क्या बचा था, अंडर रूट 236 बचा था। इसको सॉल्व कर लेना, इतना मैथमेटिक्स का प्रयोग करना पड़ेगा क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन तो है नहीं, आईटी एडवांस का क्वेश्चन है ना। देखो ऐसे करना, ऐसे करना, सिंपल बात है, थोड़ी ट्रिक बतानी है, ठीक है। थोड़ी ट्रिक भी देख लो, स्मॉल ट्रिक भी देख लो भाई, स्मॉल ट्रिक भी देख लो। एक फॉर्मूला हमें ये कहता है कि लैम्डा बराबर है सर h बाय अंडर रूट 2 इंटू में मास इंटू में कांस्टेंट इंटू में टेम्परेचर। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के ऊपर मैंने सीटी लिख दिया। अगर मैं दो अलग अलग कंडीशन बनाऊं और दो अलग अलग टेम्परेचर, दो अलग अलग मास लूं, मतलब ये भी वेरिएबल और ये भी वेरिएबल और ये भी वेरिएबल, h कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, c कांस्टेंट, तो एक इक्वेशन बनेगी लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 बराबर अंडर रूट, कितना हो जाएगा बोलो, अंडर रूट कैसे लिखोगे सर, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हमारे पास आएगा मास 2 इंटू में टेम्परेचर ऑफ 2 एंड मास 1 ऑफ टेम्परेचर ऑफ 1। इस वाली इक्वेशन से आप डायरेक्ट कर सकते हो एक ही टाइम में। स्मॉल ट्रिक भी मैंने आपको बता दी, पर लॉन्ग ट्रिक मैंने इसलिए बताई ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है भाई। देखो भाई शेरो, आज डी ब्रोगली की धज्जियां उड़ाई है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की धज्जियां उड़ाई है, और हाँ एक छोटी सी एरर हुई थी लास्ट वाले लेक्चर में, मैं भूल गया था, भूला क्या था, मतलब मेरा हाथ चलता रहता है, ऐसे भूलता रहता हूं, ठीक है, तो उसके लिए माफी। लेकिन हाँ अच्छे से पढ़ाई करो, अपने अंदर सनक पैदा करो, और बहुत हो गया ऐसा, ऐसे ये किताब हेलो 1-2 क्वेश्चन नहीं हो रहे, डर रहे हैं सर हम, आईटी होगा कि नहीं होगा, मतलब पागल बनो पागल, वो होगा बाद में देखेंगे। अभी अपना टाइम है काम करने का, परिश्रम करने का, हार्डवर्क करने का, और उस हार्डवर्क को करते हुए तुम्हें अगर पागल भी होना पड़े, सन की भी होना पड़े तो बन जाना, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद जय भारत।